नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास चक्रव्यूह पार्ट 5। 15 नवंबर सन 1987 की शाम के करीब 5 बजे आपके इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ था। किरण कहती चली गई। गाड़ी फिएट थी, नंबर UTX 9775। माना यह गया था कि चालक नशे में था और ब्रेक के भ्रम में एक्सीलेटर दबाता चला गया, लिहाजा गाड़ी सैकड़ों फुट गहरी खाई में गिरी। हुआ होगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर देवेंद्र गौड़ ने उखड़े हुए स्वर में कहा। उस वक्त यह थाना कम से कम मेरे चार्ज में नहीं था, बल्कि अगर यह कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा कि तब से अब तक दसियों इंस्पेक्टर इस थाने में आ चुके होंगे, लेकिन उस घटना की फाइल तो थाने के रिकॉर्ड में होगी। अगर पुलिस जांच हुई थी तो फाइल भी जरूर होगी। परंतु क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है और इतने पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ने का मकसद क्या है? मैं एक वकील हूँ, कहने के साथ उसने अपना वकालतनामा मेज पर रखा और कहती चली गई। आजकल एक ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ जिसका एक्सीडेंट से गहरा ताल्लुक है। देवेंद्र गौड़ ने उसके शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। हाँ, वकालतनामा उठाकर जरूर देखा और उसे देखते ही चौंक पड़ा। बोला, अरे आप बैरिस्टर विश्वनाथ की बेटी हैं? जी हाँ। कमाल है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो एक तरह से फैन हूं उनका। अपने अब तक के जीवन में मैंने उनसे धाकड़ सरकारी वकील नहीं देखा। एक पैसा रिश्वत का नहीं लेते हैं ये। अगर आपका केस लड़ रहे हैं तो उस दुर्घटना में उनके दोस्त की मृत्यु हुई थी। देवेंद्र गौड़ की बात काटकर किरण उसे पटरी पर लाने का प्रयत्न करती बोली। हालांकि जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि वह सचमुच दुर्घटना ही थी, किंतु अब कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं कि मामला मर्डर का भी हो सकता है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? दुर्घटना से संबंधित फाइल देखना चाहती हूं मैं। श्योर, कहने के बाद उसने एक सिपाही को बुलाया। पहले नाश्ता और फिर फाइल लाने के लिए कहा, जिसकी किरण को जरूरत थी। मतलब ये कि उसकी हर किस्म की मदद करने के लिए तत्पर तैयार हो उठा वह। किरण समझ सकती थी कि यह सब उसके पापा के नाम का प्रताप है। नाश्ते के दरमियान वह संबंधित फाइल का अध्ययन करती रही। फाइल ज्यादा मोटी नहीं थी। नाश्ता रखती हुई बोली, इसमें दुर्घटना स्थल का नक्शा है, एक ट्रक ड्राइवर और चालक के बयान है, घटना का विवरण है और अंत में इंस्पेक्टर गहलोत द्वारा लगाई गई फाइनल रिपोर्ट है। ड्राइवर का बयान है कि वह पहाड़ पर चढ़ रहा था जबकि दुर्घटनाग्रस्त होने वाली कार उतर रही थी। क्या रफ्तार काफी तेज थी और अपनी विंड स्क्रीन से उसने चालक को बार बार ब्रेक मारने की भरपूर कोशिश करते देखा था, मगर उसकी हर कोशिश के बाद गाड़ी की रफ्तार बढ़ती चली गई और फिर देखते ही देखते सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरी। खाई के तल से टकराते ही वातावरण में जोरदार विस्फोट गूंजा तथा गाड़ी धू धू करके जल उठी। ट्रक ड्राइवर ने यह भी कहा है कि कार चालक ब्रेक के भ्रम में बार बार शायद एक्सीलेटर दबा रहा था। कार चालक क्या कहता है? उसके बयान के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त होने वाली गाड़ी उससे आगे थी, अनियंत्रित थी और उसके देखते ही देखते खाई में जा गिरी। उसके ख्याल से गुलाब चंद नशे में धुत थे। कौन गुलाब चंद? इस दुर्घटना में मरा व्यक्ति पापा का दोस्त। ओह! फाइल के मुताबिक ये दोनों दुर्घटना के चश्मदीद गवाह थे। इनकी गवाही के बाद इंस्पेक्टर गहलोत ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का विवरण लिखा है, जिसका लब्बो लुबाव ये है कि एक हवलदार और 3 सिपाहियों के साथ वह खाई में उतरा। वहां दूर दूर तक कार का मलबा बिखरा पड़ा था और उस मलबे का सबसे बड़ा हिस्सा यानी इंजन सहित बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी। कार चूंकि खाई की दीवार पर लुढ़कती पुढ़कती और पत्थरों से टकराती तल तक पहुंची थी, इसलिए तल तक पहुंचने से पहले ही उसके अंजर पंजर बिखर चुके थे। बचे हुए सबसे बड़े टुकड़े में विस्फोट के साथ आग लग गई थी। लाश पूरी तरह जली और स्टीयरिंग के बीच फंसी हुई थी। खाई में कार के कांच के अलावा जॉनी वॉकर की एक बोतल का कांच भी बिखरा मिला और बाद में पोस्टमार्टम ने बताया कि मृतक ने काफी शराब पी थी। इस सब के बाद गहलोत इस नतीजे पर पहुंचा कि नशे की ज्यादती के कारण ही यह दुर्घटना हुई है और यही लिखकर उसने फाइल क्लोज कर दी। सबसे अंत में लिखा है कि उसने गाड़ी के ब्रेक चेक किए। ब्रेक पाइप और ब्रेक ऑयल बिल्कुल ठीक था
और पेडल भी सही काम कर रहा था। यानी अगर सचमुच ब्रेक मारा जाता तो गाड़ी निश्चित रूप से रुक जाती। लगता है नशे की अधिकता के कारण मृतक सचमुच ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाता रहा, देवेंद्र गौड़ ने कहा। मेरे ख्याल से हवलदार अनोखेलाल आपकी मदद कर सकता है। अनोखेलाल? किरण चौंकी। ये नाम तो फाइल में भी लिखा है। इंस्पेक्टर गहलोत के साथ खाई में उतरने वाले हवलदार का नाम यही था। इसलिए तो कह रहा हूं कि वह आपकी मदद कर सकता है, देवेंद्र गौड़ ने बताया। पिछले 5 साल से वह इसी थाने में है। किरण को उम्मीद की किरण नजर आई। बोली, उसे बुलाओ इंस्पेक्टर। अभी लीजिए, कहने के बाद उसने घंटी बजाई और कुछ ही देर बाद हवलदार अनोखेलाल किरण के सामने हाजिर था। किरण ने कहा, मैं तुमसे एक दुर्घटना के बारे में बात करना चाहती हूँ अनोखेलाल। पहाड़ी इलाका है मेम साहब, दुर्घटनाएं तो यहाँ होती ही रहती हैं। अब सवाल यह है कि मैं यह कैसे जानूं कि आप कौन सी दुर्घटना के बारे में बात करने की ख्वाहिशमंद हैं। उसके बात करने के ढंग पर किरण हौले से मुस्कुराई। मेज से फाइल उठाकर अनोखेलाल को देती हुई बोली वह, इसे पढ़ लो, मैं इस बारे में बात करूंगी। अनोखेलाल ने वहीं खड़े खड़े तारीख, सन, जांचकर्ता का नाम, गाड़ी नंबर और मृतक का नाम पढ़ने के बाद फाइल मेज पर रखते हुए कहा, सब याद आ गया मेम साहब। इस कार दुर्घटना में मरने वाला व्यक्ति करोड़पति था, मगर शराब के चक्कर में मारा गया। जॉनी वॉकर की पूरी बोतल हलक में उतारने के बाद ड्राइविंग कर रहा था। एक्सीलेटर को ब्रेक समझकर दबाता रहा। और मैं यह जानना चाहती हूँ अनोखेलाल कि गाड़ी के मलबे का क्या हुआ था। मलबे का? अनोखेलाल ने कहा, मलबे का क्या होता और फिर मलबे के नाम पर वहां था ही क्या जो काम आ सकता। कहने का मतलब यह है कि मलबे में शायद ही कोई काम की वस्तु बची हो, और अगर बची भी होगी तो उसकी कीमत इतनी ना होगी जितने नोट उसे खाई से निकालने में लग जाने थे। मतलब ये कि मलबा आज भी वहीं पड़ा होगा। अब इस बारे में क्या कह सकता हूँ मेम साहब, होना तो वहीं चाहिए, क्योंकि आसपास इतना बड़ा सनकी कोई नहीं रहता जो सैकड़ों फुट गहरी खाई में मटर गश्ती करने जाए। मगर सवाल ये उठता है कि अगर मलबा वहां हुआ भी तो इतने दिन बाद किस हालत में होगा। वहां बारिश और बर्फ ने उसे इस कदर गला दिया होगा कि जिस चीज को आप छेड़ेंगी वह बुरादे की तरह बिखर जाएगी। किरण एक झटके से खड़ी होती हुई बोली, मैं मलबे का निरीक्षण करना चाहती हूँ इंस्पेक्टर। मलबे का निरीक्षण? क्या आप मेरे साथ चलने का कष्ट करेंगे? खड़े होते हुए देवेंद्र गौड़ ने कहा, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो जरूर चलूंगा। थैंक यू, किरण बोली। अगर टूल बॉक्स साथ ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। टूल बॉक्स क्यों? रहस्यमय अंदाज से बोली किरण, उसकी जरूरत पड़ेगी। खाई इतनी ज्यादा गहरी थी कि उसे तल पर पड़े विशालकाय पत्थर सड़क के किनारे पर खड़े होकर देखने से कंकर से लगते थे। हवलदार अनोखेलाल और सिपाही की यह सुनते ही पसीने छूट गए कि उन्हें खाई में उतरना है, परंतु इंस्पेक्टर साहब का आदेश था, बजाना तो उन्हें था ही। यात्रा शुरू हो गई। संभल संभल कर एक एक पत्थर पर पैर जमाते हुए वे करीब 1 घंटे में खाई के तल तक पहुंचे। अनोखेलाल और दोनों सिपाही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर गौड़ तथा खुद किरण भी थक गई थी। एक सिपाही ने जब कहा कि टांगे टूट गई तो अनोखेलाल बोला, अभी क्या टांगे टूटी हैं बेटा, अभी तो उतरा है। अपनी 7 पुश्त के नाम तो तुझे तब याद आएंगे जब चढ़ेगा। किरण ने दोनों तरफ खड़े गगनचुंबी पर्वतों की चोटियों को देखा तो यूं लगा जैसे स्वयं पाताल में आकर खड़ी हो गई हो। और फिर शुरू हुई खाई में गुलाब चंद की फेट के मलबे की खोज। सबसे बड़ा हिस्सा यानी जली हुई बॉडी और इंजन उन्हें आसानी से चबक गया। बुरी तरह जंग खाया हुआ था वह, लेकिन उसे तो मानो उससे कोई मतलब ही न था, जैसे पहले से ही जानती थी कि उसे क्या चेक करना है। उसकी आंखें रह रहकर बुरी तरह जल चुके चारों ब्रेक ड्रम्स को देख रही थी। केवल एक ब्रेक ड्रम्स पर पहिया चढ़ा हुआ था, बाकी 3 रॉड से टूटकर मुख्य बॉडी से अलग हो चुके थे और खाई के जाने कौन से हिस्से में पड़े हुए थे। तुम ढांचे के ऊपर चढ़कर चारों ब्रेक ड्रम्स खोलो अनोखेलाल, किरण ने कहा। अनोखेलाल ने इंस्पेक्टर गौड़ की तरफ देखा। गौड़ ने उसे किरण के आदेश का पालन करने का हुक्म दिया। हुक्म देना आसान था, लेकिन पालन करना उतना ही मुश्किल। सारे स्क्रू इस कदर जंग खा चुके थे कि ब्रेक ड्रम्स खोलने में अनोखेलाल के दांतों के तले पसीना आ गया। ड्रम्स खुल गए।
किरण इंस्पेक्टर गौड़ के साथ ढांचे के नजदीक पहुंची। ड्रम्स का निरीक्षण करते करते उसकी आंखें हीरो की मानिंद चमक उठी। उत्साह भरी इंस्पेक्टर गौड़ से बोली, देखा इंस्पेक्टर, किसी भी ड्रम के अंदर ब्रेक शू नहीं है। कहाँ गए ब्रेक शू? एक तो यह रहा। किरण ने अपने पर्स से ब्रेक शू निकालकर उसे दिखाया। इंस्पेक्टर चकित रह गया। इस गाड़ी का ब्रेक शू आपके पास? गुलाब चंद ब्रेक के भुलावे में एक्सीलेटर नहीं बल्कि ब्रेक ही दबा रहे थे। रहस्यमय स्वर में किरण कहती चली गई, मगर ब्रेक लगते तो तब, गाड़ी रुकती तो तब जब ड्रम में शू होते। इंस्पेक्टर गहलोत ने पैडल, ब्रेक ऑयल और ब्रेक पाइप को दुरुस्त पाया तथा नतीजा निकाल दिया कि ब्रेक ठीक हैं। गलती उसकी भी नहीं थी। ड्रम खोलकर देखने की जरूरत ही नहीं थी कि शू है भी या नहीं। ओह माय गॉड, गॉड कह उठा, यह तो हत्या थी। सारा दिन पहाड़ी इलाके में गुजर गया। शाम के ठीक 7 बजे किरण अस्पताल के उस कमरे में दाखिल हुई जिसमें शेखर मल्होत्रा पड़ा था। आंखें बंद थी उसकी। एक कलाई के जरिए ब्लड चढ़ रहा था, दूसरी के जरिए ग्लूकोज। एक नर्स बेड के नजदीक बैठी थी। किरण ने उससे पूछा, इन्हें होश आया या नहीं? होठों पर उंगली रखकर किरण को चुप रहने का संकेत करती नर्स स्टूल से खड़ी हो गई और यही क्षण था जब बिस्तर पर पड़े शेखर मल्होत्रा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। होठों से कराह सी निकली, किरण, किरण। हाँ शेखर, वह मानो टूट कर उसकी तरफ लपकी। मैं आ गई हूँ, तुम फिक्र मत करना। उसके होठ हिले। कुछ बड़बड़ाया था वह, मगर आवाज किरण के कानों तक न पहुंच सकी। सुनने के लिए अधीर किरण ने अपना कान उसके होठों के नजदीक ले जाकर कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो तुम जीवित हो ना? बहुत कमजोर सी आवाज में पूछा उसने। मैं भला जीवित क्यों नहीं होंगी पगले? कहते कहते आंखें भर आई किरण की। मेरी मौत को तो तुमने अपने गले से लगा लिया था, मगर फिक्र मत करो, अब तुम ठीक हो जाओगे। शेखर के होठ पुनः कांपे। कुछ कहा था उसने, मगर किरण सुन न सकी। नर्स उसे लगभग घसीटती हुई बेड से 2 कदम दूर ले गई और फुसफुसाकर बोली, प्लीज मैडम, उससे बात मत कीजिए। डॉक्टर ने उसे बोलने के लिए सख्त मना किया है। ओह, होश कब आया इन्हें? नर्स ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए बताया, 4 बजे। सबसे पहले इन्होंने पानी मांगा और उसके बाद से लगातार आपका और सिर्फ आप ही का नाम ले रहे हैं। बीच बीच में थक कर मानो गाफिल हो जाते हैं, फिर आपका नाम बड़बड़ाने लगते हैं। अब शायद इन्होंने आपकी आवाज सुनकर ही आंखें खोली हैं। शेखर के होठ अभी भी कांप रहे थे। आंखें किरण को देख रही थी। वह बोली, शेखर शायद कुछ कहना चाह रहा है। आप समझती क्यों नहीं? बोलने की सख्त मनाही है उन्हें। मैं उसे नहीं बोलने दूंगी, केवल मैं बोलूंगी। उसे वह बताऊंगी जो जानना चाहता है। जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे उसे जो उसके दिमाग में घुमड़ रहे हैं, तब तक वह बोलने की और मुझसे सवाल करने की चेष्टा करता रहेगा, और बोलने के प्रयास को भी वह मेरे कहने से ही छोड़ेगा। बात नर्स की समझ में आ गई। किरण पुनः तेजी से बेड के नजदीक पहुंचकर बोली, बोलने की कोशिश मत करो शेखर, डॉक्टर ने मना किया है। जानती हूँ कि तुम क्या जानना चाहते हो। तुम्हारे सवालों का जवाब मैं बगैर तुम्हारी सवाल किए दे सकती हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने मुजरिम का चक्रव्यूह तहस नहस कर दिया। उसका नाम जान चुकी हूँ मैं। काफी हद तक सबूत भी जुटा चुकी हूँ। सारी स्थिति संक्षेप में यूं समझ सकते हो कि मेरे पास रस्सी भी है, और यह जानकारी भी कि इस रस्सी का फंदा बनाकर किसकी गर्दन में डालना है। कमी है तो सिर्फ रस्सी के एक सिरे को फंदे की शक्ल देने की, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज की रात फंदा तैयार कर लूंगी। शेखर के होठ कांपे। आवाज तो किरण के कानों तक न पहुंच सकी, परंतु समझ गई कि वह हत्यारे का नाम पूछ रहा होगा। अतः बोली, अभी शेखर, कल सुबह सभी लोगों के सामने उसके चेहरे से नकाब नोचूंगी मैं। नहीं, जिद नहीं, अब आंखें बंद करो और सो जाओ, तुम्हें कसम है मेरी। आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद जरूर हो गई, परंतु बंद होती उन आंखों में शिकायत का भाव था। किरण ने तेजी के साथ नर्स की ओर पलटते हुए कहा, इस वक्त डॉक्टर कहाँ है? अपने ऑफिस में। जवाब मिलने के बाद 1 सेकंड के लिए भी किरण वहां नहीं रुकी। हवा की झोंकी की तरह डॉक्टर के ऑफिस में दाखिल हुई, और उसे देखते ही डॉक्टर कह उठा, आप कहाँ हैं मिस किरण? इधर मरीज सफलता की हालत में लगातार आपका नाम ले रहा है।
उधर आपके पापा के 20 फोन आ चुके हैं। उनका मैसेज है कि यहाँ पहुंचते ही फोन पर उनसे बात कर लें। सबसे पहले यह बताइए डॉक्टर कि इस वक्त शेखर किस कंडीशन में है। वह कुर्सी पर बैठ गई। खतरा पूरी तरह टल चुका है। अब तो बस उसे दवाओं और आराम की जरूरत है। वेरी गुड। किरण का चेहरा चमचमा उठा। क्या कल सुबह आप उसको छुट्टी दे सकते हैं? कल सुबह? डॉक्टर उछल पड़ा। नहीं, इतने सीरियस केस में भला इतनी जल्दी छुट्टी कैसे दी जा सकती है? अभी अभी आप ही ने तो कहा कि उसे आराम और दवाओं की जरूरत है। मैं इन दोनों बातों की गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। दवाएं उसे टाइम से दी जाएंगी, भरपूर आराम दिया जाएगा। 8-8 घंटे के हिसाब में 3 नर्सें रख लूंगी मैं। सुबह शाम आप खुद चेकअप करने आ सकते हैं। घर घर ही होता है मिस किरण, और अस्पताल अस्पताल ही। डॉक्टर ने कहा, पेशेंट को जो आराम अस्पताल में मिल सकता है वह घर पर किसी हालत में नहीं मिल सकता। उसे यहाँ से बेहतर आराम मिलेगा डॉक्टर साहब, मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। मगर आखिर बात क्या है? छुट्टी के लिए इतनी जल्दी आप क्यों कर रही हैं? शांत लहजे में किरण ने कहा, आप जानते हैं ना कि कल इस शख्स को कोर्ट में सजा होने वाली है। हाँ, अखबारों के जरिए हमें संगीता मर्डर केस की मुकम्मल डिटेल मालूम है, और हम ही क्या, अखबार पढ़ने वाला शायद हर व्यक्ति जानता है कि अपनी बीवी की हत्या इसी ने की थी और इसे सजा होकर रहेगी। किरण यूं मुस्कुरा उठी जैसे डॉक्टर ने कोई बचकानी बात कह दी हो। बोली, अदालत का फैसला कोर्ट खुलने के बाद यानी 11 बजे के आसपास होगा, जबकि उससे पहले मैं एक और अदालत लगाना चाहती हूँ, अपनी अदालत। यह अदालत करीब 9 बजे शेखर मल्होत्रा की कोठी के ड्राइंग हॉल में लगाना चाहती हूँ मैं। उस अदालत में क्या होगा? शेखर की पत्नी यानी संगीता के अस्थि हत्यारे के चेहरे से नकाब मैं खुद नोचूंगी। क्या मतलब? डॉक्टर उछल पड़ा। क्यों? वास्तविक हत्यारा शेखर मल्होत्रा नहीं है? गारंटी से नहीं है। वह फिर कौन है? कल सुबह सभी लोगों की मौजूदगी में मैं उसका नाम लूंगी। न सिर्फ नाम लूंगी बल्कि अकाट्य सबूत भी पेश करूंगी। मेरी अदालत वास्तविक अदालत को अपना फैसला बदलने पर विवश कर देगी, और यह मेरी दिली इच्छा है कि उस वक्त बेड पर पड़ा शेखर उनकी बौखलाहट को अपनी आंखों से देखे जिन्होंने उसे चक्रव्यूह में फंसाया था। यह हैरत अंगेज खेल तो हम खुद भी देखना चाहेंगे। मैं बकायदा आपको आमंत्रित करती हूँ। आप सुबह से कहाँ हैं? उसे देखते ही अक्षय कह उठा, बैरिस्टर साहब 20 बार फोन कर चुके हैं। उनका मैसेज है कि अगर आप यहाँ हैं तो सबसे पहले फोन पर उनसे बात कर ले। पापा से मेरी बात हो चुकी है। झूठ बोलने के बाद किरण ने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, डाक बंगले से गिरफ्तार किए गए बदमाशों से कुछ पता लगा? वे छोटे छोटे 2 गिरोह हैं। एक चुंदा पहलवान का गिरोह, दूसरा जग्गा उस्ताद का गिरोह। जग्गा उस्ताद जीवित गिरफ्तार हो गया है, किंतु काम की बात न वह बता पा रहा है ना ही कोई अन्य गुंडा। क्या कहते हैं वे? कहते हैं कि सफेद नकाब पोश ने उन्हें किराए पर अरेंज कर रखा था। वे केवल वही कहते थे जो आदेश सफेद नकाब पोश की तरफ से मिलता था, और यह वे जानते नहीं हैं कि सफेद नकाब पोश कौन था। हाँ, काली एम्बेसडर के बारे में कुछ पता लगा? चेसिस नंबर के आधार पर मैंने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता लगाया तो रहस्य ये खुला कि उस नंबर की गाड़ी 5 दिन पहले चोरी हो गई थी, मगर उसका रंग हल्का नीला था। यानी हत्यारे ने हल्के नीले कलर को काले रंग में बदल दिया। मतलब तो यही निकला। क्या जग्गा आदि गिरधारी लाल के बारे में कोई नई बात बता सके? उनका कहना है कि पहले वे गिरधारी लाल को बॉस के साथ देखकर चौंके, क्योंकि उसे वे वही शख्स यानी शेखर मल्होत्रा समझते थे जिसे बॉस की तरफ से खत्म कर देने के आदेश थे। परंतु शीघ्र ही बॉस ने रहस्य खोला कि वह शेखर मल्होत्रा नहीं, गिरधारी लाल है। और फिर यानी केवल वही बता सके जितना हमें मालूम है। इंस्पेक्टर अक्षय श्रीवास्तव को पुनः कहना पड़ा। हाँ, खैर, एकाएक किरण ने कहा, भले ही इंस्पेक्टर होने के बावजूद तुम कुछ पता न लगा पाए हो इंस्पेक्टर, मगर मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। कल सुबह ठीक 8:30 बजे तुम्हें शेखर मल्होत्रा की कोठी पर पहुंचना है। सभी लोग पहुंचेंगे। मैं सबके सामने मुजरिम का असली चेहरा और उसके चक्रव्यूह के चिथड़े पेश करूंगी। उसे गिरफ्तार करने की ड्यूटी तुम्हें ही निभानी है। आखिर वह है कौन? अक्षय श्रीवास्तव ने व्यग्रता पूर्वक पूछा। इस सवाल का जवाब मैं कल सब लोगों के सामने देना पसंद करूंगी, मगर हाँ,
इस वक्त आपको एक चीज दिखा सकती हूँ। क्या? किरण ने पर्स से सफेद रुमाल में लिपटी कोई वस्तु निकाली। बोली, मैंने यह रिवॉल्वर बरामद कर लिया है। रिवॉल्वर जिससे चाकू विक्रेता को गोली मारी गई। कहने के साथ उसने रिवॉल्वर को रुमाल से अलग करके उसे पकड़ते हुए कहा, आप देखकर पुष्टि कीजिए कि रिवॉल्वर वही है या नहीं। हत्यारे की फिंगरप्रिंट्स तो नहीं है इस पर? मेरे ख्याल से नहीं थे, और अगर होंगे भी तो मिट चुके होंगे, क्योंकि मैंने इसे खुद काफी छेड़ा है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि रिवॉल्वर को हत्यारे का साबित करने के लिए मुझे इस पर उसके फिंगरप्रिंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्षय ने रिवॉल्वर उठा लिया, नंबर और मार्का पढ़ा, चैम्बर खींचकर देखा, गोलियां चेक की और चौंकता हुआ बोला, मुझे लगता है किरण जी कि आप किसी भ्रम का शिकार हो गई हैं। मतलब? कम से कम चाकू विक्रेता को तो इस रिवॉल्वर से नहीं मारा गया। क्या मतलब? किरण इस तरह उछल पड़ी जैसे असंख्य बिच्छुओं ने मिलकर डंक मारा हो। अफसोस था जाहिर करता अक्षय बोला, अगर आपने इस बात को बेस बनाकर कोई थ्योरी बनाई थी कि चाकू विक्रेता की हत्या इस रिवॉल्वर से की गई है, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप गलत रास्ते पर भटक रही हैं। थ्योरी का बेस ही गलत है, क्योंकि यह रिवॉल्वर .33 का है, जबकि चाकू विक्रेता को .5 के रिवॉल्वर से मारा गया है। क्या यह सच है? किरण ने नाल पकड़कर रिवॉल्वर उसके हाथ से लेते हुए पूछा। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मगर किरण के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उसके बुलंद इरादों पर तुषारपात हुआ हो। रिवॉल्वर को बहुत ध्यान से देखती हुई बोली वह, मुझे पक्का यकीन था कि चाकू विक्रेता की हत्या इसी रिवॉल्वर से की गई होगी। कैसे यकीन था आपको? अब छोड़िए, उसने रिवॉल्वर पर्स में डाला। जब थ्योरी ही गलत सिद्ध हो गई तो क्या बताऊं? इंस्पेक्टर अक्षय ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। क्या नए हालात में सुबह को मल्होत्रा की कोठी पर आप मीटिंग करेंगी? क्यों नहीं? आप शायद यह सोच बैठे कि हत्यारे का पर्दाफाश करने का इस रिवॉल्वर से जुड़ी थ्योरी से कोई संबंध था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मीटिंग जरूर होगी और आपको जरूर आना है। क्योंकि मेरे इनवाइट करने के बावजूद अगर कोई नहीं आएगा तो सिर्फ हत्यारा नहीं आएगा। इतना कहने के बाद किरण यह जा बह जा। उसे देखते ही रमन आहूजा के प्राण खुश हो गए। आप? मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। जी, कोई फंक्शन है क्या? ऐसा ही समझो। ना समझने से क्या मतलब? फंक्शन है नहीं क्या? फंक्शन तो है, मगर छोटा सा है। बहुत कम लोगों को इनवाइट किया है मैंने, उनमें तुम्हारा नाम भी है। कल सुबह 8:30 बजे शेखर मल्होत्रा की कोठी पर सभी संबंधित लोगों के सामने संगीता के असली हत्यारे के चेहरे पर चढ़ा नकाब नोचूंगी। आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। रमन आहूजा अवाक रह गया, बड़ी मुश्किल से बोल सका, ये कैसा फंक्शन है ना जी फंक्शन। किरण ने चटकारा सा लिया, और अजीब अजीब लोगों को ही इनवाइट किया है मैंने। मुजरिम उन्हीं में से कोई है जिन्हें इनवाइट कर रही हूँ, और तुम्हें आना जरूर है, क्योंकि न आने का मतलब होगा दिल में चोर, और दिल में चोर का मतलब तो तुम जानते ही होंगे। कि क्या आपका शक अब भी मुझ पर है? रमन का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। कल पता लगेगा। खैर, जरा इसे पढ़ना। कहने के साथ किरण ने एक कागज निकालकर उसे पकड़ा दिया, और असमंजस में फंसे रमन आहूजा ने कागज खोला और पढ़ा। मेरे सपनों के राजा, वर्षों से तड़प रही हमारी आत्माओं के मिलन के बीच जो दीवार थी, उसका सफाया शीघ्र होने जा रहा है, और उसके बाद या तो मैं होंगी या तुम। दुनिया की कोई ताकत हमारे अमर मिलन को नहीं रोक सकेगी। हमारे प्यार के बीच खड़ी दीवार को गिराने में जो मदद तुमने मेरी की है, उसके लिए सारी जिंदगी तुम्हारी कर्जमंद रहूंगी। शेष फिर तुम्हारी सपनों की रानी। पढ़ने के बाद रमन आहूजा ने सामान्य स्वर में पूछा, पत्र किसने किसको लिखा है? लो, जो मैं तुमसे पूछना चाहती थी वह उल्टा मुझे से पूछ बैठे। क्या तुम नहीं बता सकते कि ये सपनों का राजा और सपनों की रानी आखिर कौन है? क्या यह राइटिंग संगीता की नहीं है? मैं भला संगीता की राइटिंग कैसे पहचान सकता हूँ? मैंने सोचा मुमकिन है कि पहचानते हो। खैर, नहीं पहचानते तो न सही। लाओ, बकायदा तह बनाकर पत्र मुझे दे दो। कहीं कल तुम हमें ही तो हत्यारा साबित करने नहीं जा रही हो? शहजाद राय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। नहीं, किरण रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली। मेरी इन्वेस्टिगेशन का परिणाम यह निकला है कि फोटो और चिट्ठियां केवल यह साबित करते हैं
कि संगीता आपकी बेटी थी। यह रहस्य न गुलाब चंद को पता था, न ही संगीता को पता लग सका था। और जब उन्हें पता ही नहीं था तो एकमात्र उद्देश्य खत्म हो गया जिसके लिए आप उनकी हत्या कर सकते थे। वैसे बैरिस्टर विश्वनाथ के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मतलब? शहजाद राय के छक्के छूट गए। तो तुम अपने पापा की बात कर रही हो ना? मोहक मुस्कान के साथ जवाब दिया किरण ने। कम से कम इस शहर में इस नाम के शख्स मेरे पापा ही हैं। उनके बारे में हमारी राय किस संबंध में पूछ रही थी तुम? क्या वे हत्यारे नहीं हो सकते? तो तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो किरण? अपने पापा के बारे में ऐसा सोच रही हो तुम? यह पत्र मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। कहने के साथ ही किरण ने पर्स से एक कागज निकालकर शहजाद राय की तरफ बढ़ाया। शहजाद राय ने कागज लगभग छीन लिया उससे और तेजी से खोलकर पढ़ा। प्रिय दोस्त, तुमने मेरी खातिर, हमारी दोस्ती की खातिर जो कुछ किया है उससे दोस्ती शब्द के मायने बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तुमने लिखा है कि अपनी बेटी से परेशान हो, डरते हो कि वह तुम्हारा रहस्य न जान जाए, मगर फिक्र मत करो, अपने जीते जी मैं वैसा कुछ नहीं होने दूंगा जिससे तुम पर आंच आए। तुमने जो किया है मेरे लिए किया है और वादा रहा दोस्त कि रहस्य न रह पाया तो मैं सारा जुर्म अपने सिर ले लूंगा। तुम्हारा प्यारा दोस्त। शहजाद राय के चेहरे पर हैरत के असीमित चिन्ह उभर आए। किरण की तरफ इस तरह देखा जैसे वह कोई अजूबा हो। बोले, यह तो मालूम है कि किसे लिखा गया, मगर अभी ठीक से यह निश्चय नहीं कर पा रही हूँ कि किसने लिखा। किसे लिखा गया? मेरे पापा को। क्या तुम इसलिए कह रही हो कि इसमें बेटी से परेशान होने वाली बात लिखी है? वजह तो ये भी है, मगर कमजोर, क्योंकि एक ही समय में बहुत से बाप अपनी बेटी से परेशान हो सकते हैं। मगर दूसरी वजह सशक्त है और वह यह है कि ये पत्र मुझे पापा की पर्सनल अलमारी से मिला है। ओह, लिखने वाले के बारे में मेरा शक गुलाब चंद पर है, मगर वे मर चुके हैं। जबकि अगर यह पत्र पापा को लिखा गया है तो लैंग्वेज बताती है कि मेरे री इन्वेस्टिगेशन पर निकलने के बाद लिखा गया। झमेला कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप बता सकते हैं कि ये राइटिंग गुलाब चंद की है या नहीं? नहीं, बड़ी जल्दी बता दिया। क्या इससे पहले आपने गुलाब चंद की राइटिंग देखी थी? किसी शादीशुदा स्त्री का प्रेमी स्त्री के पति की राइटिंग ही से नहीं बल्कि बहुत सी चीजों से परिचित हो जाता है, और इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कम से कम गुलाब चंद ने यह पत्र नहीं लिखा है। गुलाब चंद लिख भी कैसे सकते थे? किरण की मुस्कुराहट रहस्य की सरहदों को बेनती चली जा रही थी। उन बेचारों की मृत्यु तो संगीता से भी 3 महीने पहले हो गई थी। हाँ बेटी, जरूर आएंगे, अजय देशमुख ने कहा। काफी हैरत अंगेज बातें कर रही हो तुम। शेखर मल्होत्रा आया तो हमारे पास भी था और उसने कहा भी था कि वह बेगुनाह है, मगर पूरा मुकदमा हमारे सामने है। एक एक पॉइंट जहन में है और हर पॉइंट चीख चीख कर कह रहा है कि हत्यारा शेखर ही है। मगर अब तुम कह रही हो हत्यारा शेखर नहीं कोई और है। यह भी कह रही हो कि कल सुबह सबके सामने अपने कथन को साबित कर दोगी। इतनी हैरत अंगेज मीटिंग ज्वाइन करने भला क्यों नहीं आएंगे हम? एकाएक किरण ने पूछा। जो फैसला कल आप देने जा रहे हैं वह लिख तो लिया होगा ना? बेशक लिख लिया है। इसी पेन से लिखा है क्या? किरण ने उनकी जेब में लगे पेन की तरफ इशारा किया। हाँ, जज साहब मुस्कुराए। क्या आप यह पेन मुझे दे सकते हैं? तो तुम्हें क्यों? मेरी दिली तमन्ना है कि जिस पेन ने शेखर मल्होत्रा के खिलाफ फैसला लिखा है उसी से आज रात को बैठकर वह मजबून बनाऊं जिससे शेखर मल्होत्रा के चारों तरफ रचा गया चक्रव्यूह ध्वस्त हो जाएगा। पेन तो तुम ले लो बेटी। अजय देशमुख ने जेब से पेन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। मगर जो बात तुमने कही उससे कच्ची भावुकता की बू आ रही है, और जीवन में हमारी यह सीख याद रखना कि वकील को अपने पेशे से संबंधित कोई भी काम भावुकता के भवन में फंसकर नहीं करना चाहिए। मुस्कुराती किरण ने पेन ले लिया। बोली, पेन के लिए धन्यवाद, सीख के लिए शुक्रिया अंकल। किरण की बात सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया, इतना घना कि सुई के गिरने की आवाज बम के धमाके सी लगे। हालांकि किरण सहित वहां 8 व्यक्ति थे। अतर जैन, सुमित्रा, संगम, राकेश और कमल तथा निक्कू बुंदू। मगर सन्नाटा ऐसा व्याप्त था जैसे कहीं चींटी भी न रेंग रही हो। और फिर उस सन्नाटे को किरण ही ने तोड़ा। तुमने सुन लिया ना? निक्कू बुंदू, मीटिंग इसी हॉल में है जहां इस वक्त हम खड़े हैं,
और 8:30 बजे तक सभी लोग आ जाएंगे। 8:15 बजे तक सारा प्रबंध मुकम्मल हो जाना चाहिए। हो जाएगा मेम साहब। आपने बताया नहीं जैन साहब, किरण ने अतर जैन से कहा। कल रात 9 बजे के करीब मैंने शेखर को फोन किया था। निक्कू का कहना है कि उस वक्त आपकी पत्नी, बेटी और राकेश तो कोठी में थे, परंतु आप और कमल नहीं थे। क्या आप बताने का कष्ट करोगे कि उस वक्त कहाँ थे? हम लोग क्लब गए थे, अतर जैन ने शांत स्वर में कहा। कौन से क्लब में? यूनाइटेड क्लब। ठीक है, कहने के साथ किरण ने पर्स से कोरा कागज तथा पैड इंक निकाली। बोली, मुझे तुम्हारी उंगलियों के निशान चाहिए निक्कू बुंदू। वह क्यों मेम साहब? मुझे कहीं से हत्यारे की उंगलियों के निशान मिले हैं। किरण ने नजरें अतर और कमर पर जमाए रखकर कहा। जिन जिन पर मुझे शक है उन सबके निशान हत्यारे की उंगलियों के निशानों से मिलाकर देखूंगी। तो क्या आपको हम पर भी शक है मेम साहब? बुंदू हकला गया। जब तक असली हत्यारा पकड़ा नहीं जाता तब तक शक तो सभी पर करना पड़ेगा बुंदू। और फिर जब तुम हत्यारे हो ही नहीं तो अपने निशान देने से डरोगे क्यों? डरेगा या कतराएगा वह जो हत्यारा होगा? बोलो, मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मेम साहब, निक्कू बोला। सांच को भला क्या आंच हो सकती है? मेरी उंगलियों के निशान तो आप अभी ही ले लीजिए। इस प्रकार अलग अलग कागजों पर किरण ने सबके निशान दिए। कमल अपने निशान देने के लिए तैयार न था, परंतु किरण ने अतर को उसे विरोध न करने का संकेत करते देखा। कमल ने निशान इस तरह दिए जैसे अपनी जान निकालकर दे रहा हो। लगातार 2 दिन और 2 रातों से जाग रही थी वह। न सिर्फ जाग रही थी बल्कि जबरदस्त मेहनत भी की थी। शरीर भले ही थका हुआ हो, आंखें भले ही लाल हो, सूजी सूजी नजर आ रही हो, परंतु मन में उत्साह था, सफलता का उत्साह। उसी नशे में चूर रात के 3 बजे वह घर पहुंची। बैरिस्टर विश्वनाथ और सुलोचना देवी ही नहीं, सारे नौकर भी जाग रहे थे, फिक्रमंद थे। सुलोचना देवी और बैरिस्टर साहब का बरस पड़ना स्वाभाविक था और वे बरसे, खूब बरसे। किरण गर्दन झुकाई सुनती रही और जब महसूस किया कि माता पिता का गुबार निकल चुका है तो आहिस्ता से बोली, भविष्य में आपको इस किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा पापा। जब तक तुम्हारे दिमाग पर उस महामक्कार, धूर्त सम्राट और जालसाजों के शहंशाह को बेगुनाह साबित करने का भूत सवार है, तब तक शिकायतों का मौका हमें मिलता रहेगा। जिसे आप भी भूत कह रहे हैं वह भूत ही था, तो समझिए पापा कि भूत उतर चुका है। उतर चुका है? सच? कैसे? इतनी जल्दी कैसे उतर गया भूत? केवल 6 घंटे रह गए हैं। ठीक 9 बजे मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों के सामने असली हत्यारे को बेनकाब कर दूंगी। केवल जुबान से नहीं बल्कि सबूतों के साथ, ऐसे अकाट्य सबूतों के साथ जिन्हें आप शहजाद राय, अक्षय श्रीवास्तव और जज साहब तक नहीं काट सकेंगे। किसे हत्यारा साबित करने जा रही हो तुम? सॉरी पापा, इस सवाल का जवाब आपको सुबह 9 बजे मिलेगा। बैरिस्टर साहब सक पकाकर रह गए, जबकि किरण ने कहा, आपने अभी अभी शेखर मल्होत्रा को महामक्कार और जाने क्या क्या कहा। उन शब्दों का मतलब नहीं समझती मैं। हमने वही कहा है जो वह है। किरण के चेहरे पर आश्चर्य के असीमित भाव उभर आए। बोली, आप अब भी ऐसा कह सकते हैं पापा? अब जबकि अपनी आंखों से उसे मौत के मुंह में दाखिल होते देख चुके हैं, उसके कंधे से कंधा मिलाकर मुझे हत्यारे के चंगुल से निकालने के मिशन पर काम कर चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर आप उसे वही समझते हैं जो पहले समझते थे, तो किस आधार पर? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अपने जिस्म में 2 गोलियां उतरवा लेना भी शेखर मल्होत्रा का नाटक है? क्या उसका मौत के मुंह में पहुंच जाना एक दुर्घटना नहीं हो सकती? दुर्घटना? हाँ, ऐसी दुर्घटना जो उसके प्लान का हिस्सा नहीं थी। मैं समझी नहीं कि आप क्या तिकड़म जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। परसों रात तक की घटनाओं का विश्लेषण हम कर चुके थे, अब उससे आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर विश्वनाथ ने कहना शुरू किया। सबके फोटो कलेक्ट करते देखकर शेखर समझ गया कि तुम चाकू विक्रेता से मिलोगी, उससे पूछोगी कि 1 अप्रैल वाले दिन शेखर के अलावा वैसे ही चाकू इनमें से किसने खरीदा था। शेखर मल्होत्रा जानता था कि चाकू विक्रेता यह कहेगा कि किसी ने नहीं, और उसके ऐसा कहते ही तुम उस पटरी से हट जाओगी जिस पर वह तुम्हें चला रहा था। अतः उसी रात चाकू विक्रेता की हत्या कर दी। तुम समझो कि चाकू विक्रेता को इसलिए मार डाला गया क्योंकि तुम्हारे पास मौजूद फोटोओं में कोई हत्यारा है
और चाकू विक्रेता उसे पहचान सकता था। फिर उसने तुम्हें उलझाने के लिए एक नई और बेमिसाल तरकीब यानी पहनावे में थोड़ा सा परिवर्तन करके होटल में मिला। तुम उसे शेखर मल्होत्रा समझी। दरअसल तुम बिल्कुल ठीक समझी थी, वह था ही शेखर मल्होत्रा, मगर अपनी घुमावदार बातों से तुम्हें यकीन दिला दिया कि वह नहीं है जो तुम समझ रही हो। चकित किरण ने पूछा, यानी कि वह शेखर मल्होत्रा ही था, मगर कह ये रहा था वह शेखर मल्होत्रा नहीं है जिसे मैं शेखर मल्होत्रा समझती हूँ। वह विनोद मल्होत्रा है और संगीता का हत्यारा है। कहने का मतलब ये कि शेखर मल्होत्रा खुद कह रहा था कि शेखर मल्होत्रा संगीता का कातिल है। हाँ, वजह तुम्हारे दिमाग को चकरा डालना, जबरदस्त उलझन में फंसा देना। आपकी कल्पनाएं तो सभी सरहदों को पार करती जा रही हैं पापा। खैर आगे कहिए, आपकी बातें सच्चाई से भले ही चाहे कितनी परे हों, मगर हैं इंटरेस्टेड। तो बताइए, उसके बाद शेखर मल्होत्रा ने क्या किया? तुम्हें बेवकूफ बनाकर कमरा नंबर 462 में ले गया, खुद तुम्हें बेहोश किया और आंख खुलने पर तुमने खुद को डाक बंगले की चेयर पर कैद पाया। रील काट लिया आपने। किरण ने मजा लिया। यह कहना भूल गए कि मैंने सफेद नकाबपोश और गिरधारी लाल के बीच होने वाली वे बातें सुनी थी जो वे मुझे बेहोश जानकर कर रहे थे। तुम बेवकूफ हो जो यह सोचती हो कि वे तुम्हें बेहोश समझ रहे थे। उन्हें मालूम था कि तुम्हारी चेतना लौट चुकी है और वे सब बातें तुम्हारे दिमाग में यह बैठाने के लिए की जा रही थी कि सच्चा शेखर मल्होत्रा ही है और गिरधारी लाल नाम के आदमी ने झूठी कहानी सुनाकर तुम्हारी नजरों में शेखर को विलन साबित करने की कोशिश की थी। जो नाटक शुरू किया गया था उसका अंत भी शेखर के पक्ष में ही किया जाना था। इसलिए बॉस ने नकली रिवॉल्वर के धमाके किए तथा शेखर मल्होत्रा ने गिरधारी के मरने का खूबसूरत ड्रामा। शाबाश शाबाश पापा। किरण हौले हौले ताली बजा उठी। यह स्पीच अगर आप स्टेज पर दे रहे होते तो कम से कम 10 मिनट तक हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहता। शहर के सबसे काबिल वकील माने जाने वाले बैरिस्टर विश्वनाथ कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने नकली रिवॉल्वर के धमाके किए और दूसरे ने मरने का इतना खूबसूरत नाटक किया कि अकेली किरण नहीं बल्कि वहां मौजूद अन्य 8 शख्स भी यह समझे कि शेखर मल्होत्रा सचमुच मर गया है। उसका चेहरा जादू के खेल से लहूलुहान हो गया। चमत्कार ने उसके चीथड़े उड़ा दिए और चेहरे में धसी मिली थी मिठाई की गोलियां। वह लाश किसी और की हो सकती है किरण, जरा स्पष्ट करके बताइए कि क्या हुआ होगा। कल्पना करो कि शेखर मल्होत्रा केवल एक व्यक्ति को विश्वास में लेता है, उसे जो सफेद नकाब पहनता है। चंदू और जग्गा को उसी ने किराए पर इंगेज किया। वे नहीं जानते थे कि उनके बॉस के पीछे खुद शेखर मल्होत्रा है। जग्गा और चंदू के गिरोहों को उसी भी भ्रम में रखा गया जिसमें तुम्हें रखा जा रहा था। यानी वे भी समझ रहे थे कि शेखर मल्होत्रा न होकर बड़ौदा का गिरधारी लाल है। उसका बच्चा बॉस के कब्जे में है और बॉस उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब उस ड्रामे को खत्म करना था। सो सफेद नकाबपोश ने जग्गा और चंदू के गिरोह से अलग एक अन्य व्यक्ति को किराए पर लिया। जिस वक्त तुम सब हॉल में थे उस वक्त अतिरिक्त व्यक्ति झोपड़ी से बच्चे को ले गया, जूता ढलान पर डाल दिया और कुछ ऐसा किया कि बच्चा चीखा। चंदू चीख का कारण जानने बाहर गया। सारी सिचुएशन देखकर लगना ही था कि बच्चा नदी में गिरकर मर गया है। यह खबर उसने बॉस को दी। गिरधारी लाल बना शेखर दहाड़ उठा तथा उसके मरने का नाटक स्टेज पर किया गया। गिरधारी लाल के नाम पर झोपड़ी में हमने जो लाश देखी उसे पहले ही चेहरे पर गोलियां मारकर खत्म कर दिया था। किसकी लाश रही होगी वह? इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर आगे बढ़िए। सफेद नकाबपोश ने ऐसा नाटक किया जैसे उसे मिस्टर राय के फोटो और चिट्ठियां चाहिए और फोन पर शेखर को यह मैसेज देने की तरकीब मेरे दिमाग में शेखर मल्होत्रा ने घुसेड़ दी कि मैं किडनैप हूं। वह तरकीब तुम्हारे दिमाग की उपज थी? खैरियत है। किरण ने ठंडी सांस ली। आपकी नजर में मैंने कोई काम तो अपने दिमाग से किया। तुम कुछ भी सोचती या न सोचती, किंतु शेखर मल्होत्रा का उद्देश्य हमें साथ लेकर तुम्हें किडनैपर की कैद से मुक्त करना था। इस घटना से तुम्हारे साथ साथ वह हमें भी भ्रमित और प्रभावित करना चाहता था। अपनी जान गंवाकर। जान गंवाने वाली सिचुएशन अचानक और आनन फानन में बन गई। लंबी सांस लेने के बाद
बैरिस्टर विश्वनाथ कहते चले गए। हालत ने ऐसा पलटा खाया जिसकी शेखर मल्होत्रा को स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी। वह कल्पना नहीं कर पाया था कि चुन्नू गुस्से में इतना ज्यादा पागल हो जाएगा कि तुम्हें ही मारने का इरादा कर बैठेगा। चंदू की वह हरकत अप्रत्याशित थी और शेखर तुम्हें मरने नहीं दे सकता था, क्योंकि तुम्हारी मौत का मतलब था खुद को बेगुनाह साबित करने वाले उसके लंबे चौड़े प्लान का ध्वस्त हो जाना। लिहाजा तुम्हें बचाने के लिए वह पागल हो उठा और तब गुस्से में भरे चंदू ने उसी के जिस्म में आग भर दी। याद रहे, चंदू को नहीं मालूम था कि जिस पर वह गोलियां चला रहा है वह बॉस का बॉस है। फिर क्या? शेखर मल्होत्रा की अब तक की गतिविधियों की कहानी खत्म। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत, शहादत, गवाह या तर्क है जो उस कहानी को प्रमाणित कर सके? दुर्भाग्य से नहीं। और जो शख्स सबूत, गवाह और शहादतों के अभाव में हर कहानी को सिर्फ कहानी मानता था, सच्चाई नहीं, वह शख्स बार बार हजार तर्क कुतर्कों के साथ मेरे दिमाग में यह ठूसने की कोशिश कर रहा है कि यह सच्चाई है। आप ही की दी हुई शिक्षा के मुताबिक मैं इस कहानी को तब तक सच नहीं मान सकती जब तक कि आप पर्याप्त सबूत प्रस्तुत न करें। बैरिस्टर विश्वनाथ लाजवाब हो गए। किरण कहती गई, आपकी कहानी का एक भी लफ्ज मेरे लिए इस वजह से मायने नहीं रखता पापा, क्योंकि जानती हूँ कि यह सब मेरे दिमाग में आप क्यों ठूसना चाहते हैं। कौन सा भय सता रहा है आपको? कैसा भय? आपको वही भय सता रहा है जिसने कभी गुलाब चंद को सताया था। क्या मतलब? आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं भावनात्मक रूप से शेखर मल्होत्रा के नजदीक होती जा रही हूँ। बैरिस्टर विश्वनाथ की आंखों में आंखें डालकर किरण कहती चली गई, आपको यह खौफ सता रहा है कि कहीं मैं शेखर मल्होत्रा से मोहब्बत न कर बैठूं और कहीं वह दिन ना आ जाए जब आपको शेखर मल्होत्रा से मेरी शादी करनी पड़े। बैरिस्टर विश्वनाथ सकपका गए। ऐसी हालत हो गई उनकी जैसी रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर की होती है। जबकि एक एक शब्द पर जोर देती किरण ने पूछा, जवाब दीजिए पापा, यह खौफ आपको सता रहा है या नहीं? अगर सता भी रहा है तो क्या यह खौफ बेबुनियाद है? सवाल इस बात का नहीं है पापा कि आपके खौफ की बुनियाद है या नहीं। किरण ऐसी मुस्कान के साथ कहती चली गई जैसी किसी व्यक्ति के होठों पर जब उभरती है जब वह किसी के मन में घुसकर बैठे चोर को पकड़ लेता है। सवाल यह है कि मेरे दिमाग में ठूस ठूस कर आप यह बात क्यों भर देना चाहते हैं कि शेखर मल्होत्रा मुजरिम है। वजह स्पष्ट हो चुकी है। येन केन प्रकरण और उल्टे सीधे तर्कों से भरी एक नितांत अविश्वसनीय कहानी के जरिए आप उसे मुजरिम इसलिए साबित करना चाहते हैं ताकि मेरे दिल में उसके प्रति नफरत भर सके, उस भावनात्मक आकर्षण को खत्म कर सके जो आपकी समझ के मुताबिक मेरे और उसके बीच पैदा हो चुकी है। मगर ये कहूंगी पापा कि आप बहुत ही कच्ची, ओछी और बचकाना कोशिश कर रहे हैं। दो व्यक्तियों के बीच अगर भावनात्मक लगाव पैदा हो चुका है तो वैसी हरकत से उसे दुनिया का कोई शख्स नहीं मिटा सकता जैसी आप कर रहे हैं। आपकी यह चाल कामयाब नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप सिर्फ एक स्वार्थ भरी कहानी सुना रहे हैं और मैं हकीकत जान चुकी हूँ। अगर हकीकत न जान चुकी होती तो मुमकिन है कि आपकी बातों में आ जाती। आप अभी तक संभावनाओं के अंधेरे में भटक रहे हैं जबकि मेरे मस्तिष्क में सच्चाई का प्रकाश फैल चुका है। सारा केस शीशे की तरह साफ है। आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि सफेद नकाबपोश शेखर मल्होत्रा का अरेंज किया हुआ व्यक्ति हो सकता है, जबकि मैं जानती हूँ कि वह कौन है और मेरा दावा है कि जब आप जानेंगे तो यह नहीं कह सकेंगे कि वह शेखर का अरेंज किया हुआ हो सकता है। वह हस्ती किसी के द्वारा अरेंज की जाने लायक नहीं है। खैर, मुझे डर है कि कहीं आपके प्रयास से उत्तेजित होकर वह सब अभी न कह बैठूं जो 9 बजे के बाद कहना है। इसलिए फिलहाल अपने कमरे में जाने की इजाजत चाहती हूँ। कल हत्यारे का रहस्य खोलने के बाद शेखर के बारे में आपके ख्याल जरूर पूछूंगी। कहने के बाद वह तेज कदमों के साथ अपने कमरे में चली गई। सुबह के 9 बजे केवल एक व्यक्ति गायब था। बाकी सभी आमंत्रित व्यक्ति शेखर मल्होत्रा के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। जज साहब, बैरिस्टर विश्वनाथ, शहजाद राय, इंस्पेक्टर अक्षय, बुंदू, आहूजा, रमन, अतर जैन, सुमित्रा, संगम, राकेश, कमल और शेखर मल्होत्रा के साथ मौजूद थे। उसका ऑपरेशन करने वाले सीनियर सर्जन। शेखर मल्होत्रा के अलावा
सभी लोग कुर्सियों पर पंक्तिबद्ध बैठे थे। मुंह उस तरफ थे जिधर एक मेज पड़ी थी और मेज के पार थी वह कुर्सी जिस पर किरण को बैठना था। अन्य सारा फर्नीचर हॉल से हटा दिया गया था। शेखर किरण की कुर्सी के नजदीक एक पहियों वाले बेड पर लेटा था। डॉक्टर की राय के मुताबिक शेखर की हालत में काफी सुधार था। अब वह ठीक से बोल सकता था, देख और समझ सकता था। केवल उसी के नहीं बल्कि हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर हत्यारे का नाम जानने की बेचैनी के भाव नाच रहे थे। सुर्ख बूटों वाली सफेद गाड़ी में सजी किरण उस वक्त शेखर मल्होत्रा से बातें कर रही थी जब देशमुख ने कहा, अपने मेहमानों के धैर्य की और ज्यादा परीक्षा न लो बेटी, बताओ कि हत्यारा कौन है, चक्रव्यूह क्या है। ओके अंकल, कहने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते ही कहा उसने, हत्यारा सुब्रत जैन का लड़का है। जज साहब ने पूछा, कौन सुब्रत जैन? सुब्रत जैन का परिचय मिस्टर अतर जैन देंगे, किरण ने कहा। अतर हिचका, किंतु सबके अनुरोध के बाद उसे वह सब बताना पड़ा जो शेखर मल्होत्रा ने किरण को बताया था। उसके चुप होते ही किरण बोली, 15 साल पहले हुआ वह पारिवारिक कलह इस हत्याकांड का मुख्य कारण है। हस्तिनापुर से चले जाने के कुछ दिन बाद एक ट्रेन दुर्घटना में सुब्रत जैन और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, मगर मरने से पहले अपने बेटे के दिलो दिमाग में सुब्रत जैन अपने पिता और गुलाब चंद के प्रति इतना जहर भर चुका था कि बेटे ने पिता द्वारा खाई गई कसम को पूरा करने की कसम खाई। जब तक वह बदला लेने लायक यानी बड़ा हुआ तब तक उसके दादा यानी सुब्रत जैन के पिता की मृत्यु स्वतः हो चुकी थी। अब उसके शिकार थे गुलाबचंद और संगीता। पहले उसने गुलाबचंद को चुना। गुलाबचंद शराब के शौकीन थे, मगर इतने गाफिल कभी नहीं होते थे कि ब्रेक पैडल समझकर एक्सीलेटर को दबाते रहें। उस दिन हुआ यह कि हिल स्टेशन से लौटते वक्त दुर्घटना स्थल से कुछ ही पहले एक बार में विस्की पी। पूरी एक बोतल विस्की ली थी उन्होंने, जितनी पी सके पी और बाकी गाड़ी में रख ली। सुब्रत जैन का लड़का बहुत दिन से ऐसे मौके की तलाश में था जिसका लाभ उठाकर गुलाबचंद को खत्म भी कर दे और पकड़ा भी न जाए। साये की तरह गुलाबचंद के पीछे लगे सुब्रत के लड़के को लगा कि मौका अच्छा है। गुलाबचंद बार में 3 घंटे रहे, क्योंकि पीने के बाद लंच भी लिया था उन्होंने। और इन 3 घंटों में सुब्रत जैन के लड़के ने फिएट के चारों ब्रेक ड्रम खोले, उसमें के ब्रेक शू निकाले और ड्रम बंद करके चारों पहिए पुनः लगा दिए। बार से आगे की यात्रा गुलाबचंद ने बगैर ब्रेक शू के गाड़ी से जारी की और परिणाम वही हुआ जो होना था। ढलान पर गाड़ी रुक नहीं रही थी, सो गुलाबचंद ब्रेक मारने के बावजूद बौखला गए, मगर उस अवस्था में कर भी क्या सकते थे। लिहाजा गाड़ी सहित सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरे। तुम कैसे कह सकती हो कि उस गाड़ी के ब्रेक ड्रमों के ब्रेक गायब थे? बैरिस्टर साहब ने पूछा। कल दिन में मैं वहीं गई थी पापा। गुलाबचंद की गाड़ी का मलबा आज भी उसी खाई में पड़ा है। उस इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर भी मेरे साथ था और वह गवाह है कि मेरे आदेश पर एक हवलदार तथा 2 सिपाहियों ने जब ब्रेक ड्रम खोले तो उनमें ब्रेक शू नहीं थे। दुर्घटना की जांच करने वाले इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर गहलोत ने ड्रम खोलने की जरूरत नहीं समझी थी। ब्रेक पैडल, ब्रेक ऑयल और ब्रेक पाइप को चेक करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि ब्रेक बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे और चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर उसकी यह थ्योरी बनी कि नशे की ज्यादती के कारण गुलाबचंद ब्रेक पैडल के स्थान पर एक्सीलेटर दबाता रहा। जिस बार में गुलाबचंद ने लंच और विस्की लिए थे, वहां का कायदा है कि लोग बिल पर ग्राहक के साइन कराते हैं। 15 नवंबर के दिन कटे एक बिल की कार्बन कॉपी पर गुलाबचंद के साइन मौजूद हैं। इन सब बातों की पुष्टि बिना किसी बाधा के की जा सकती है। अक्षय ने पूछा, मगर आपको यह कैसे पता लगा कि ब्रेक शू सुब्रत जैन के लड़के ने गायब किए थे? क्योंकि ब्रेक शू सुब्रत जैन के लड़के ने आज भी संभाल कर अपने घर में रखे हैं। घर कहाँ है उसका? रमन आहूजा ने पूछा। घर बाद में पूछना मिस्टर रमन, पहले इसे देखो। कहने के साथ किरण ने एक शू निकालकर सबको दिखाते हुए कहा। गुलाबचंद की गाड़ी के 4 शू में से एक शू ये है। कमल ने पूछा, आप पर शू कहाँ से आ गया? परसों रात उसके घर से चुराया था मैंने। घर? खबरदार खबरदार, कोई खतरनाक स्वर में दहाड़ा। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा।
इंस्पेक्टर अक्षय के हाथ में उसका रिवॉल्वर था। आंखों में खून और चेहरा लोहार की भट्टी की मानिंद धधक रहा था। सभी सहम गए, अवाक रह गए। जिस्मों में सनसनी दौड़ रही थी। हर एक के चेहरे को खूंखार नजरों से घूरता इंस्पेक्टर अक्षय पुनः गरजा, अगर किसी ने उंगली भी हिलाई तो मैं उसका भेजा उड़ा दूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, याद रहे, हिलना नहीं है किसी को। धीरे धीरे वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। किरण ने कहा, अपने हाथों में दबे रिवॉल्वर के बूते पर तुम इस हॉल से भले ही निकल जाओ इंस्पेक्टर, मगर कानून के लंबे हाथों की रेंज से बाहर नहीं जा सकोगे। तुम्हारी एक एक करतूत का मैं न सिर्फ भेद जान गई हूँ, बल्कि मुकम्मल सबूत भी है मेरे पास। बेहतर यह होगा कि रिवॉल्वर फेंक कर खुद को कानून के हवाले कर दो। मैंने तुम्हें एक बेवकूफ लड़की समझा था, स्वप्न में भी कल्पना न कर पाया था कि तुम मेरे भेद तक पहुंच सकती हो। अगर जरा भी इल्म हो गया होता तो मैं यहाँ ना आता, बल्कि कल रात ही खत्म कर देता तुम्हें। तुमने रात तक मुझे भ्रम में रखा, लेकिन अगर ये सोच रही हो कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी के कारण यहाँ तुम्हें छोड़ दूंगा, तो यह तुम्हारी भूल है। मैं अपना खेल बिगाड़ने वालों का खेल नहीं चलने दे सकता। सबकी आंखों में खौफ मंडरा रहा था। बैरिस्टर विश्वनाथ की आंखों में चिंता के लक्षण भी नजर आने लगे, मगर किरण के होठों पर नृत्य करती मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उस वक्त अक्षय हॉल के दरवाजे पर पहुंच चुका था जब किरण ने कहा, ट्रिगर दबाने से पहले चेक कर लेना इंस्पेक्टर कि तुम्हारे रिवॉल्वर में गोलियां भी हैं या नहीं। अक्षय के चेहरे पर बौखलाहट के भाव उभरे। पर्स से गोलियां निकालकर मेज पर बिखेरती हुई किरण बोली, मुझे मालूम था कि कहानी के बीच में ही तुम समझ जाओगे कि मैं सारा भेद जान चुकी हूँ। सो यह कल्पना भी कर ली थी कि अपने चेहरे से नकाब नुचते ही तुम्हारा एक्शन क्या होगा। अतः आज सुबह तुम्हारे घर में घुसकर मैंने तुम्हारा रिवॉल्वर खाली कर दिया था। अक्षय का चेहरा पीला पड़ गया, बुरी तरह हड़बड़ा उठा वह। बौखलाहट में वह दनादन हाथ में दबे रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाता चला गया, परंतु कोई गोली नहीं चली। केवल क्लिक क्लिक की आवाजें गूंज कर रह गई। किरण खिलखिलाकर हंसी, बोली, अब यह खेल बंद करो इंस्पेक्टर, दरअसल तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। मगर किरण की बात पर ध्यान न देकर अक्षय तेजी से पलटा और दरवाजे के पार जंप लगा दी उसने। एक क्षण भी नहीं गुजरा कि दर्दनाक चीख के साथ हवा में उछलता हुआ वापस हॉल के फर्श पर आ गिरा। नाक से खून बह रहा था। जाहिर था किसी ने उसकी नाक पर घूंसा मारा था। बैरिस्टर रमन और शहजाद राय ने लपक कर फर्श से उठने की कोशिश कर रहे अक्षय को दबोच लिया और फिर कमरे में दाखिल हुआ वह शख्स जिसने एक ही घूंसे में अक्षय को उछालकर हॉल में फेंक दिया था। उसे देखते ही किरण के अलावा सबके हलक से चीखें निकल गई। बुंदू की तो घिग्गी बंद गई। वह लाश थी, गुलाब चंद की लाश। यही है, बुंदू चीखा, वह लाश यही है मेम साहब जिसने अपनी गर्दन दबाने की कोशिश की थी। लाश आहिस्ता आहिस्ता हॉल में आ गई। तेजी से धड़कते दिलों के साथ सभी आंखों में खौफ लिए लाश को देख रहे थे। सबसे ज्यादा आश्चर्य के भाव अक्षय की आंखों में थे। बैरिस्टर रमन और शहजाद राय के बंधनों में कैद वह गुलाब चंद की लाश को इस तरह देख रहा था जैसे दुनिया के बड़े अजूबे को देख रहा हो। जबकि अजूबा किरण के नजदीक पहुंचकर कुछ देर सीधा खड़ा रहा और फिर अपना सड़ा गला हाथ पेट पर रखकर इस तरह झुका जैसे करोड़पति का ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलते वक्त झुकता है। यहाँ खड़े हो जाओ, किरण ने उसे आदेश दिया। अजूबा ठीक वहां खड़ा हो गया जहां किरण ने कहा था। बैरिस्टर सहित सभी लोग चकित हुए किरण की तरफ देख रहे थे। उसने कहा, सब लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। केवल बुंदू और रमन इंस्पेक्टर को पकड़े रखेंगे। तुम हॉल का दरवाजा अंदर से बंद कर दो कमल। सबने मशीनी अंदाज से उसके आदेश का पालन किया। अक्षय भी अब किसी किस्म का विरोध करता नजर नहीं आ रहा था। आंखों में खौफ लिए बुंदू उस वक्त भी गुलाब चंद की लाश को घूर रहा था जब एकाएक किरण ने हाथ बढ़ाकर लाश के चेहरे पर चढ़ा सड़ा गला और जला हुआ सा नजर आने वाला फेस मास्क नोच लिया। निक्कू, बुंदू के हलक से चीख निकल गई। शाप की लाश तू बना था निक्कू? आश्चर्य से परिपूर्ण चीखें बेड पर पड़े शेखर मल्होत्रा से लेकर अतर जैन एंड फैमिली तक के हलक से निकली थी। मगर सबसे बुरा हाल बुंदू का था, जबकि निक्कू इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे स्टेज पर उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला हो।
जज साहब, बैरिस्टर और शहजाद राय चकित निगाहों से निक्कू को देख रहे थे। हॉल में छाई मुकम्मल सनसनी का आनंद लूटने के बाद किरण ने बताया, इस वक्त गुलाब चंद की लाश निक्कू जरूर बुना हुआ है बंधु, मगर वह निक्कू नहीं था जिसने तुम्हारी गर्दन दबाने की कोशिश की थी। तो वह कौन था मेम साहब? वही जिसकी गर्दन इस वक्त तुम्हारे हाथों में है। तो इस वक्त लाश का सा चेहरा निक्कू क्यों बना हुआ है मेम साहब? ये लाश का सा चेहरा, ये मालिक के अधजले कपड़े और अंगूठियां निक्कू पर कहां से आ गई? मैंने दिए थे। आपने? क्यों? ताकि भागने की कोशिश करते इंस्पेक्टर को रोके, उसे देखकर इसके रहे से हौसले भी पस्त हो जाए। कहने के साथ किरण ने फेस मास्क के बने गले सड़े से नजर आने वाले ग्लव्स निक्कू के दोनों हाथों से जुदा किए। ये ग्लव्स कोहनियों तक थे और अंगूठियां ग्लव्स की उंगलियों के ऊपर चढ़ी हुई थी। बैरिस्टर ने पूछा, यह सारा सामान तुम्हारे पास कहां से आया? ब्रेक शू के साथ इंस्पेक्टर अक्षय के घर से चुराया था। आप देख रहे हैं ना जज साहब, फेस मास्क और ग्लव्स कितने शानदार बने हुए हैं। इन्हें बनाने वाले कारीगर कोर्ट को बताएगा कि ये उसने अक्षय के लिए बनाए थे। तुम्हें यह कैसे पता लगा कि अक्षय सुब्रत जैन का लड़का है? सबसे पहले मैं अक्षय को डाक बंगले में पहचानी, किरण ने कहना शुरू किया, और यह सुनकर शायद आप हंसेंगे कि पहचाना कैसे। दरअसल इसने चेहरे पर सफेद नकाब पहन रखा था, आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस लगा रखे थे, यानी अपनी तरफ से पूरी तरह से सावधान था कि इसे कोई न पहचान सके। मगर अपनी जुबान को क्या करता यह? आमतौर पर लोग कहते हैं कि पुलिस वाले गालियां इतने फटराटे से देते हैं जैसे इन्हें ट्रेनिंग में सिखाई जाती हों। सफेद नकाब पोश की गालियां सुनकर मुझे लोगों का यह कथन याद आ गया और दिमाग में विचार उभरा कि कहीं यह कोई पुलिस वाला ही तो नहीं। दिमाग में यह ख्याल उभरते ही अक्षय का ख्याल आया, क्योंकि संगीता मर्डर केस से अक्षय ही कनेक्टेड था। डाक बंगले में श्योर नहीं हो पाई थी, केवल शक हुआ था। यूं कहा जाना चाहिए कि दिमाग में एक संभावना पैदा हुई थी। संभावना में कितना दम है भी या नहीं, यह जांचने के लिए उस वक्त उसके रेजिडेंस पर पहुंची पापा, जब आप एम्बुलेंस में बैठे अस्पताल जा रहे थे। जानती थी कि इस वक्त पर अक्षय घर पर नहीं है। वहां उसकी पत्नी और दोनों बच्चे मिले। पत्नी का नाम कमला है, लड़की का स्वीटी और लड़के का विशु। दोनों बच्चे सोए हुए थे। कमला को मैंने अपना नाम शकुंतला बताया और कहा, किसी आवश्यक काम से इंस्पेक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। उसके यह कहने पर कि इंस्पेक्टर साहब घर पर नहीं हैं, मैंने कहा आप ही से बात कर लूंगी। अगर कोई मर्द होता तो रात के उस वक्त कमला कभी उसे घर के अंदर आने की इजाजत न देती, मगर लेडीज होने का लाभ मिला। कमला मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। वहां 2 जोड़ों के फोटो लगे हुए थे और दोनों ही पर मालाएं चढ़ी हुई थी, जो इस बात का खोतक थी कि दोनों जोड़े स्वर्गीय हैं। एक फोटो के नीचे लिखा था मिस्टर एंड मिसेस राजेश श्रीवास्तव तथा दूसरे के नीचे लिखा था मिस्टर एंड मिसेस सुब्रत जैन। इस नाम को पढ़ते ही बिजली की तरह यह बात दिमाग में कौंध गई कि सुब्रत जैन अतर जैन और गुलाब चंद का भाई था। एक लिंक और मिल गया था मुझे, अतः बातों ही बातों में कमला से पूछा, ये फोटो किसके हैं? इनके माता पिता के। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? इनमें से एक ही जोड़ी तो इंस्पेक्टर साहब के माता पिता होंगे। कमला अजीब अंदाज में मुस्कुराई, बोली, ये दोनों ही जोड़े इनके माँ बाप हैं, ठीक उसी तरह जैसे कृष्णा के 2 माँ बाप थे, यानी एक जोड़े ने इन्हें जन्म दिया, दूसरे ने पाला। जन्म किसने दिया? मैंने पूछा। और पाला किसने? जन्म देने वाले माँ बाप वे हैं। कमला ने सुब्रत जैन की तरफ इशारा किया और फिर दूसरे फोटो की तरफ इशारा करके बोली, और पालने वाले वे। क्या मतलब? कुछ दिन पहले तक मैं खुद नहीं जानती थी कि इनके माँ बाप 2 हैं। कमला कहती चली गई, मैं तो इन्हें श्रीवास्तव साहब का बेटा ही समझती थी। मेरे पिता ने शादी भी यही सोचकर की थी कि ये श्रीवास्तव हैं, मगर कुछ ही दिन पहले मेरे हाथ इनकी पर्सनल डायरी लग गई। उसमें जैन दंपत्ति का फोटो रखा था और इनके पर्सनल जीवन की बहुत सी बातें लिखी थी। अन्य बातों के साथ साथ डायरी में यह भी लिखा था कि करीब 12 वर्ष पूर्व ये अपने माँ बाप यानी जैन दंपत्ति के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इनके सामने वाली सीट पर श्रीवास्तव दंपत्ति बैठे थे, जो कि निसंतान थे, और उन्हें इनकी शरारत बहुत लुभा रही थी। अचानक उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, जैन दंपत्ति मारे गए, श्रीवास्तव दंपत्ति के हाथ ये लगे, और उस घटना के बाद
उन्होंने इन्हें अपना बेटा बना लिया। श्रीवास्तव दंपति नितांत नए शहर में जाकर बस गए। वहां उन्हें कोई नहीं जानता था कि ये उनके बेटे नहीं हैं। यह रहस्य किसी को न बताने के लिए श्रीवास्तव दंपति ने इन्हें भी समझा दिया। उन्होंने इनका नाम वही यानी अक्षय रखा, केवल कास्ट चेंज कर दी, यानी जैन की जगह श्रीवास्तव कहने लगे। ओह, एक दिन इनका मूड देखकर यह बात कह दी कि मैंने डायरी पढ़ ली है। पहले तो ये सन्न रह गए, मगर जब मैंने प्यार से पूछा कि यह बात आपने मुझसे छुपा क्यों रखी थी, तो बोले, डरता था कि कहीं हकीकत जानने के बाद तुम मुझसे नफरत न करने लगो। मैंने कहा, इसमें भला नफरत करने की क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो दो थे। यानी इंस्पेक्टर साहब ने कबूल कर लिया कि वे वास्तव में जैन हैं? हाँ, कमला ने बताया। तब मैंने यह फोटो डायरी से निकालकर खुद यहाँ उतने ही सम्मान के साथ लगाया जितने सम्मान के साथ श्रीवास्तव दंपति का लगाया था। उस दिन यह इतने भावुक हो उठे कि रो पड़े। यह जानकारी मेरे लिए धमाकेदार थी, किरण कहती चली गई। बल्कि अगर यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस जानकारी ने मुझे हत्यारे का नाम साफ साफ बता दिया था। अब तो जरूरत केवल यह जानने की थी कि अक्षय जैन ने क्या कैसे किया और जो किया है उसे साबित कैसे किया जा सकता है। बातों ही बातों में मैंने कमला से यह पता लगा लिया था कि अक्षय का पर्सनल कमरा कौन सा है। बच्चे दूसरे कमरे में सोए हुए थे, सो मैं समझ गई कि मेरे जाने और अक्षय के आने तक कमला उसी में बच्चों के पास सोएगी। जानती ही थी कि डाक बंगले वाले केस में उलझा अक्षय 3-4 घंटे से पहले घर आने वाला नहीं है। अतः 30 मिनट तक कमला के सो जाने का इंतजार करके पाइप के जरिए छत पर पहुंची, वहां से आंगन में और आंगन से दबे पांव खाली पड़े अक्षय के कमरे में। दूसरे कमरे में बच्चों के साथ मौजूद कमला तब तक सो चुकी हो या न सो चुकी हो, मगर यह सच है कि मैं अपना काम मुकम्मल करके मकान से निकल गई और कमला को मेरे आने जाने की भनक तक न लगी। वहां क्या किया तुमने? कमरे की तलाशी ली, इतनी सावधानी के साथ कि बाद में किसी को भनक तक न लगे कि कोई चीज छेड़ी गई है। कमरे में एक सेफ थी, उसकी चाबियों का गुच्छा बेड पर गद्दे के नीचे रखा मिल गया। सेफ का लॉकर तक खंगाल लिया मैंने, किंतु काम की कोई भी चीज हाथ न लगी। हर जगह की तलाशी लेने के बाद निराश हो गई मैं। अब नजर केवल राइटिंग टेबल पर थी, जो एक कोने में दीवार से सटी रखी थी। 3 दराजे थी उसमें, तीनों में ताले, मगर चाबी कमरे में कहीं न थी और इसलिए लग रहा था कि मेरे काम की वस्तु उसमें होगी। क्योंकि एक बार कमला उनकी पर्सनल डायरी पढ़ चुकी थी, अतः अब वह डायरी को ऐसे स्थान पर नहीं रखता होगा जहां कमला के हाथों पहुंच जाए। दराज की चाबी निश्चित रूप से किसी ऐसे स्थान पर होगी जहां से कमला को न मिल सके। तलाश करते करते जब दांतों तले पसीना आ गया मगर चाबी न मिली, तो मैंने दूसरी तरकीब इस्तेमाल की। क्या? पूरी मेज लकड़ी की थी और आप लोगों को अनुभव होगा कि मेज का पिछला हिस्सा यानी उसके विपरीत हिस्सा जहां मेज का मालिक बैठकर लिखता है अक्सर कमजोर होता है। दरवाजों की बैक साइड में तो ज्यादातर लकड़ी का एक हल्का सा फट्टा भर लगा रहता है। उस मेज में भी ऐसा ही फट्टा था और उस फट्टे को मैंने आराम से तोड़ दिया। दरवाजे के पिछले हिस्से मेरे सामने थे और उनमें था वह सामान जो मेरे काम का न था। दरवाजों में हाथ डालकर मैं आराम से जो चाहूं निकाल सकती थी। क्या क्या था वहां? 4 प्रेक्षों, काला नकाब, काला चोंगा, कीचड़ युक्त जूते, ठीक वैसा चाकू जिससे संगीता का मर्डर हुआ था, .5 का एक रिवॉल्वर, गुलाब चंद की लाश बन सकने वाला यह सामान, और इन सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण थी अक्षय जैन के नितांत निजी जीवन को नंगा करती 3 डायरियां। 3 डायरियां? हाँ, 3 डायरियां थी वे। उन्हें पढ़कर यह बात मेरी समझ में आई कि कमला ने डायरी पढ़कर यह क्यों जान लिया कि अक्षय को जन्म देने वाले माँ बाप जैन दंपति हैं, और यह क्यों नहीं जान पाई वह हत्यारा भी है। ऐसा कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब को काफी विस्तार से डायरी लिखने का शौक है। उसी शौक के कारण 2 डायरियां भर चुकी हैं और तीसरी चल रही है। इत्तेफाक से कमला के हाथ डायरी नंबर 1 लगी थी और उसका अंत वही था जहां इंस्पेक्टर साहब ने यह लिखा है कि मैं अक्षय श्रीवास्तव नहीं, अक्षय जैन हूं। ओह, सबके मुंह से एक साथ निकला। अगर डायरी नंबर 2 कमला के हाथ लग जाती तो वह जान जाती कि पतिदेव कितने खतरनाक आदमी हैं। उसकी शुरुआत ही इन पंक्तियों से है कि मैं उस मंजर को कभी नहीं भूल सकता
जब मेरे दादा और बड़े चाचा ने हमें धक्के देकर निकाल दिया था, और ना ही वह भूल सकता हूँ कि अपने पिता का अधूरा काम मुझे पूरा करना है। कहने का मतलब ये कि उसमें सब कुछ लिखा है। तुमने तीनों डायरियां पढ़ी हैं? हाँ, किरण ने कहा, मगर उनका मजमून जानने से पहले ये जान लीजिए कि मैंने दराज में से केवल एक शू, 3 डायरियां और गुलाब चंद की लाश बनने वाला यह सामान गायब किया। बाकी सब अभी तक वही है। बाकी सामान क्यों छोड़ दिया तुमने? जज साहब ने पूछा। ताकि इस मीटिंग के बाद आप स्वयं उसे बरामद करें और आगे चलकर बचाव पक्ष के वकील को यह कहने का मौका न मिले कि मैंने वास्तव में यह सामान इंस्पेक्टर अक्षय की दराज से नहीं बल्कि अन्य से हासिल किया है। शहजाद राय तपाक से बोले, मुमकिन है कि सारा सामान तुम इसकी दराज में रखकर आई हो। अगर मैं रखकर आई होंगी तो सामान पर ये इंस्पेक्टर साहब की उंगलियों के निशान कैसे मिलेंगे? क्या निशान मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। किरण ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। इसलिए मिलेंगे क्योंकि उन्हें वहां वास्तव में अक्षय ने रखा है और मैंने रिवॉल्वर, चाकू या बाकी तीनों शू को छेड़ा तक नहीं है। गुड, बैरिस्टर विश्वनाथ कह उठे। सामान निकालने के बाद मैंने मेज यथास्थान ठीक उसी पोजीशन में रख दी जैसी मेरे छेड़ने से पहले थी, और वह पोजीशन ऐसी थी कि जो हिस्सा मैंने उखाड़ा था वह दीवार से सटा हुआ था, यानी हिस्सा उखाड़ा हुआ था। यह बात तब तक किसी को पता लगने वाली नहीं थी जब तक कि मेज को वहां से हटाकर कहीं अन्य रखने का प्रयास न किया जाए। और मेरी जनरल नॉलेज यह कहती थी कि मेज ऐसी चीज नहीं है जिसका स्थान कोई आए दिन चेंज करता हो। जनरल नॉलेज ने ठीक ही कहा था। यह बात इस बात से साबित हो जाती है कि इंस्पेक्टर साहब को अपने यहाँ हुई चोरी की भनक यहाँ आने तक नहीं थी। डायरियों से तुमने क्या पढ़ा? जज साहब ने पूछा। लिखने का तो इंस्पेक्टर साहब ने काफी लंबी चौड़ी रामायण लिख रखी है, मगर मैं संक्षेप में वे बातें बता देती हूँ जिन्हें सुनने के बाद आप लोगों के जहन में यह केस क्लियर हो जाए। कहने के बाद किरण शुरू हो गई। श्रीवास्तव दंपत्ति को अक्षय ने अपनी उस आग के बारे में कुछ नहीं बताया था जो सुब्रत जैन ने उसके अंदर भरी थी। श्रीवास्तव दंपत्ति ने उसे पढ़ाया, लिखाया और शादी की। पुलिस इंस्पेक्टर वह शादी के बाद बना। गुलाब चंद की हत्या का विवरण तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उसके बाद इसने अपना ट्रांसफर उस थाने में करा लिया जिस क्षेत्र में यह कोठी आती थी। कोठी की भौगोलिक स्थिति देखने के लिए एक रात इसने खुद संगीता के जेवरों की चोरी की। उन्हीं में गुलाब चंद की अंगूठियां थी। चोरी की रिपोर्ट लिखवाई जाती ही यह इंक्वायरी के लिए आ गया और इन्वेस्टिगेशन के बहाने सारी कोठी में घूमा। उन दिनों शेखर मल्होत्रा बिजनेस के काम से कलकत्ते गया हुआ था। छानबीन करते वक्त इसने शेखर और संगीता के बेडरूम की बाईं दीवार से अटैच्ड एक लोहे की अलमारी भी खुलवाई। एक नज़र में देखने पर वह मात्र अलमारी लगती थी। अक्षय को तो चौकी कोठी के चप्पे चप्पे की जानकारी लेनी थी, अतः अलमारी के सारे कपड़े बाहर फिकवा कर खुद उसमें घुस गया। अलमारी आदमकद थी। उस वक्त वह दीवारों को ध्यान से देख रहा था जब लगा कि अलमारी के टीन के फर्श पर जूतों की वैसी आवाज नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए। उसका ध्यान फर्श पर गया और यह देखकर चौंक पड़ा कि फर्श अलमारी की दीवारों से ज्वाइंट नहीं बल्कि अलग था और स्क्रूज द्वारा कसा हुआ था। घूंसे मार मार कर उसे बजाते हुए संगीता से पूछा, इसके नीचे क्या है? तब मजबूर होकर संगीता को वह बताना पड़ा जो नहीं बताना चाहती थी, यानी उसे कहना पड़ा कि कोठी में एक तहखाना है और यह तहखाने का रास्ता है। तो तहखाने का दूसरा रास्ता वह है। पलंग पर पड़ा शेखर मल्होत्रा बड़बड़ा उठा। कहने का मतलब ये कि उस इंक्वायरी के बहाने अक्षय ने संगीता से यह जान लिया जो उसने शेखर मल्होत्रा तक को नहीं बताया था। हालांकि शेखर मल्होत्रा गुलाब चंद के परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता, मगर अक्षय की नज़र में वह भी इस वजह से जीवित रहने का हकदार नहीं था क्योंकि उसने संगीता से शादी करने की हिमाकत की थी। हालात ऐसे थे जिनमें संगीता का कत्ल होने पर लोगों का सबसे पहला शक शेखर पर ही जाना था। अतः इस बार अक्षय ने एक तीर से 2 शिकार करने की योजना बनाई, यानी ऐसे मौके की ताक में लग गया जब संगीता का मर्डर करके शेखर मल्होत्रा को फंसा सके। इसके हाथ की लिखी डायरी साफ साफ कहती है कि उन दिनों यह साये की तरह शेखर मल्होत्रा के पीछे लगा हुआ था जब ताज पैलेस में शेखर और संगीता के बीच 1 अप्रैल को लेकर चेतावनियों का आदान प्रदान हुआ। बगल वाली सीट पर बैठकर
इसने भी सारी बातें सुनी थी, परंतु उस वक्त कल्पना नहीं कर पाया था कि जिस मौके की उसे तलाश है वह मौका इसी बहस के कारण मिलने जा रहा है। चौंका वह जब अगले दिन शेखर को काला कपड़ा खरीदकर टेलर को नकाब और चोगा सीने का ऑर्डर देते हुए देखा। इसने भी उसी दिन टेलर को नकाब, काला कपड़ा देकर चोगा और नकाब सीने के लिए कहा। कहने का मतलब ये कि शेखर के पूरे प्लान का आभास हो गया इसे, तथा इधर इसने रधिया और बुंदू के संबंधों का भेद जान लिया। उस अनपढ़ नौकरानी को भेद खोल देने और दोनों को जेल में डाल देने की धमकी भी दे दी कि अगर इस बारे में बुंदू से कुछ कहा तो दोनों को जेल में सड़ा देगा। कम अक्ल रधिया इसके जाल में फंस गई। घटना वाली रात को उसने 3-2-5 खेलने के बहाने बुंदू निक्कू को जगाए रखा। चीख की आवाज सुनते ही उन्हें बेडरूम में ले गई और खुद इसी के द्वारा रटाए गए नंबर पर फोन किया। आप जानते ही हैं कि यहाँ से थाने का रास्ता 5 मिनट से ज्यादा का नहीं है। फिर क्या? इसका प्लान अक्षरशः कामयाब हुआ। शेखर इस हद तक फंस गया कि आज शायद इसे फांसी की सजा हो जाती। किसी ने इस बात पर गौर करने की जरूरत नहीं समझी कि हत्यारा कोई और भी हो सकता है। शेखर की नॉलेज में दूर दूर तक अक्षय का खुद से या संगीता के परिवार से कोई लिंक न था। फिर भला बेचारा कैसे कल्पना कर सकता था कि चक्रव्यूह का रचयिता इंस्पेक्टर अक्षय है। इसके ग्रह तो विपरीत दिशा में चलने तब शुरू हुए जब शेखर की बातों से प्रभावित होकर मैं री इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ी। वह शेखर की प्रत्येक गतिविधि पर तब तक नजर रखना चाहता था जब तक संगीता के कत्ल के जुर्म में सजा न हो जाए, बल्कि कहना चाहिए कि नजर रख रहा था। तभी इसे पता था कि शेखर से प्रभावित होकर मैं री इन्वेस्टिगेशन पर निकल चुकी हूँ। मुझे आतंकित करने के लिए किराए के गुंडों से हमला करवाना इसकी पहली भूल थी। इसने सोचा था कि मैं डर कर कदम वापस खींच लूंगी, मगर जब इसकी सभी उम्मीदों के विपरीत मैं कोठी पर यानी यहाँ पहुंच गई तो यह सोचकर बौखला गया कि अनपढ़ रधिया कोई बेवकूफी भरी बात कहकर इसके किए धरे को चौपट कर सकती है। अतः मजबूर होकर रधिया का कत्ल किया। गुलाब चंद की लाश के रूप में बुंदू का गला दबाने की कोशिश का मकसद केवल आतंक फैलाना और मुझे भ्रमित करने की चेष्टा करना था। यह बताने की जरूरत शायद बाकी नहीं बची है कि स्टडी का दरवाजा बंद करके यह किस रास्ते से निकला और थाने में जा बैठा। क्या इस बारे में भी कुछ पता लगा कि हमारे फोटो रधिया के कमरे में कैसे पहुंचे? शहजाद राय ने पूछा। डायरी में इसने आपके फोटो और चिट्ठियों के बारे में भी लिखा है कि वह लिफाफा इसे तहखाने से उस वक्त मिला था जब चोरी की इंक्वायरी करने के बहाने कोठी की भौगोलिक स्थिति जानने आया था। ब्लैकमेल भी आपको यही करता रहा है, परंतु रधिया की मौत के बाद लिफाफा मेरी तवज्जो आपकी तरफ मोड़ देने के मकसद से उसके कमरे में रख दिया। इसने यह कैसे जाना कि तुम सबके फोटोओं का क्या करोगी? चाकू विक्रेता के कत्ल के बाद लिखे पृष्ठ पर इसने साफ लिखा है कि आज मैं अहमद का सफाया कराया क्योंकि वह किरण को बता सकता था कि शेखर के तुरंत बाद ठीक वैसा ही चाकू मैंने खरीदा था। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि इतना भी अंदाजा न लगा सकूं कि उसने सबके फोटो क्यों कलेक्ट किए हैं। डायरी में गिरधारी लाल के बारे में लिखा है कुछ? बैरिस्टर विश्वनाथ ने पूछा। लिखा है कि आज एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं इस दुनिया का 9वां आश्चर्य कह सकता हूँ, और साथ ही मुझे यह विश्वास हो गया कि मेरे सितारे बुलंदी पर हैं। किरण तो है क्या चीज, दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं जान सकती कि संगीता की हत्या मैंने की है। आज पुलिस जीप में मैं अकेला चीथड़ रोड से गुजर रहा था कि लंबी दाढ़ी वाले एक युवक ने मुझे रोका। किसी के द्वारा अपनी जेब कटी जाने की शिकायत की, मगर मेरा ध्यान उसके शब्दों पर नहीं, शक्ल पर था। लंबी और घनी दाढ़ी के पीछे मुझे शेखर मल्होत्रा का चेहरा नजर आ रहा था। एक बार तो मन में शंका उठी कि कहीं शेखर मल्होत्रा को आगे करके किरण मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा रही है, मगर दाढ़ी असली थी। अतः लगा कि चक्कर कुछ और है। उसके साथ एक बच्चा भी था। जीप में बैठाकर मैं उन्हें डाक बंगले पर ले गया। दाढ़ी साफ होते ही यह देखकर दंग रह गया कि वह हूबहू शेखर मल्होत्रा नजर आ रहा था। काफी पूछताछ के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शेखर मल्होत्रा से उसका दूर का भी कोई संबंध नहीं है। उसका नाम गिरधारी लाल है, बड़ौदा का रहने वाला है। बच्चा उसका बेटा है। जब भी उसकी शक्ल याद आती है तो सोचता हूँ कि यह कैसे संभव है। विश्वास नहीं होता, मगर जो सामने है उसे झुठला भी नहीं सकता।
अतः यह सोचकर संतोष कर लेने के अलावा कुछ नहीं है कि दुनिया के आश्चर्यों में से वह भी एक आश्चर्य है। गिरधारी लाल को अपनी उंगलियों पर नचाकर अब मैं किरण को ऐसे ऐसे खेल दिखाऊंगा कि जीवन में फिर कभी किसी केस के री इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोचने तक से थर्राया करेगी। रमन ने पूछा, उस पत्र का क्या चक्कर था किरण जी, जो कल रात आपने मुझे दिखाया था? एक पत्र तो हमें भी दिखाया था तुमने, शहजाद राय ने कहा। किरण हौले से मुस्कुराई, बोली, वे दोनों पत्र खुद मैंने लिखे थे। तो तुमने? दोनों उछल पड़े। क्यों? मैटर ऐसा बनाया था कि आप दोनों के दिमाग उसमें उलझ जाएं और वे पत्र आपको पढ़ाने के पीछे जो मेरा असली मकसद था उस तक आपकी तवज्जो न पहुंच सके। तुम्हारा मकसद क्या था? आपकी उंगलियों के निशान लेना। उंगलियों के निशान? मगर उनका तुमने क्या किया? कल रात किसी न किसी बहाने से मैंने सभी की उंगलियों के निशान लिए थे, जैसे आप दोनों के लेटर्स पर, अक्षय के रिवॉल्वर पर, जज साहब के पेन पर, अतर एंड फैमिली के निक्कू और पुंदू को साफ साफ कहकर। लेकिन जब तुम जान चुकी थी कि हत्यारा केवल इंस्पेक्टर अक्षय है, तो हम सबके निशान लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि एक भेद ऐसा था जिसे अक्षय की डायरी न खोल सकी थी। वह क्या? अक्षय ने अपनी डायरी में साफ लिखा है कि तहखाने का बल्ब होल्डर से निकालकर ड्रम पर मैंने नहीं रखा। हालांकि किरण को मैंने यह कहकर टाल दिया है कि बल्ब पर कोई निशान नहीं मिले, मगर वास्तविकता यह है कि फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट कहता है कि बल्ब पर किसी की उंगलियों के निशान है, ऐसे जैसे बल्ब को बहुत दिन पहले किसी ने छेड़ा हो। इस पंक्तियों को पढ़कर मेरे मन में यह जानने की उत्सुकता जागी कि आखिर बल्ब होल्डर से उतारकर ड्रम पर किसने रखा, और इस सवाल का जवाब पाने के लिए संबंधित सभी लोगों की उंगलियों के निशान रात ही मैं एक्सपर्ट को देकर आई। आज सुबह वह अपनी रिपोर्ट दे चुका है। किसके निशान है वे? बल्ब पर रधिया की उंगलियों के निशान हैं। रधिया के? इससे स्पष्ट होता है कि रधिया तहखाने के अस्तित्व से वाकिफ थी। मगर रधिया की उंगलियों के निशान तुमने एक्सपर्ट को कहां से दिए? रधिया के निशान तो एक्सपर्ट के पास थे ही तब के, जब उसने तहखाने से निशान उठाए थे। चूक यह हुई थी कि उन निशानों का मिलान बल्ब पर मिले निशानों से नहीं किया। रात जब मैंने रधिया के निशानों का मिलान भी बल्ब पर मिले निशान से करने के लिए कहा तो सुबह परिणाम सामने था। बड़ी गहरी नजरों से उन्हें देखती हुई किरण ने पूछा, अब कहिए पापा, अब कहिए कि हत्यारा शेखर मल्होत्रा है। इंस्पेक्टर अक्षय जैसी हस्ती को अरेंज कर रखा था उसने। और बस बस, बैरिस्टर साहब ने झपट कर उसका मुंह खींच लिया। बोले, सब लोगों के सामने और ज्यादा बेइज्जती मत करो, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे, जज साहब चौंके। ये क्या हो रहा है बैरिस्टर साहब? किरण को बोलने क्यों नहीं देते? वो बात यह है सर कि हमारी इस बेटी ने हमें धोबी पाट मारा है। ऐसा धोबी पाट कि हम मुंह के बल जमीन पर पड़े अभी तक जमीन चाट रहे हैं। हम समझे नहीं। वह बात यह है सर कि हम रात तक यह कह रहे थे कि वाक्य बैरिस्टर साहब भी पूरा न कर सके। उनके मुंह पर हाथ रखे कह रही थी किरण, नहीं पापा नहीं। बेटी की इस अदा पर बैरिस्टर साहब के हृदय से उसके प्रति मोहब्बत का सैलाब सा उमड़ पड़ा। प्यार की जाति के कारण आंखें भर आई और मुंह से उसका हाथ हटाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि जज साहब ने कहा, अरे क्या खेल हो रहा है भाई? तुम उसे नहीं बोलने दे रहे, वह तुम्हें नहीं बोलने दे रही। आखिर हमें भी तो बताओ कि क्या बात है। दरअसल मेरे और किरण के बीच में यह बहस छिड़ी हुई थी सर कि हत्यारा शेखर मल्होत्रा है या कोई और। रात तक हम इसी बात पर अड़े हुए थे कि हत्यारा शेखर ही है, मगर अब मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरी बेटी ने मुझे शिकस्त दे दी। इसने साबित कर दिया कि वह बैरिस्टर विश्वनाथ की बेटी है। ओह, तो तुम शिकस्त कबूल कर रहे हो? यस सर। भला ये भी शिकस्त कबूल करने का कोई तरीका है? जी, क्या मतलब? सीधे खड़े होकर बेटी को जोरदार सैल्यूट मारो। और फिर बैरिस्टर विश्वनाथ ने सचमुच पूरे सम्मान के साथ किरण को सैल्यूट मारा। हॉल में ठहाके गूंज गए। जज साहब खुद जोर जोर से हंस रहे थे। लजा गई किरण नन्ही सी गुड़िया बनकर अपने पापा के सीने में चेहरा छुपा लिया उसने। केस खत्म हो चुका था। शायद यह देखकर कि बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा है, इंस्पेक्टर अक्षय ने भी ज्यादा हाथ पैर न मारे। मीटिंग के बाद कोठी घूमी गई। तहखाने का रास्ता नंबर 2 चेक किया गया और इंस्पेक्टर अक्षय की दराज से काफी सामान बरामद किया गया। हकीकत जानने के बाद
कमला बेचारी दहाड़े मार मार कर रोई थी। अतरन फैमिली को कोठी छोड़नी पड़ी। केस अदालत में पहुंचा। बचाव पक्ष के लिए कहने को कुछ था ही नहीं, फिर भी कानूनी औपचारिकताएं तो निभाई ही जानी थी, सो निभाई जा रही थी। सरकारी वकील के रूप में एक बार फिर बैरिस्टर विश्वनाथ कोर्ट में खड़े थे, मगर सच्चाई ये है कि करने के लिए उनके पास भी कोई खास काम न था। सारा काम तो अपनी री इन्वेस्टिगेशन के दरमियान किरण ने कर दिया था। सबूत इतने पुख्ता थे कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें काट नहीं सकती थी। सबसे बड़ी गवाह थी अक्षय जैन की अपने हाथ से लिखी डायरियां। तारीखें लग रही थी, केस आगे चल रहा था और इस गुजरते वक्त के साथ शेखर मल्होत्रा स्वस्थ होता चला गया। किरण ने ठीक ही कहा था कि अगर दो व्यक्तियों के बीच भावनात्मक लगाव पैदा हो चुका है तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई साजिश उसे पनपने और बढ़ने से नहीं रोक सकती। इतिहास मानो स्वयं को दोहरा रहा था। वर्षों पहले जोश और जुनून में फंसा शेखर मल्होत्रा सब कुछ भूलकर संगीता के लिए विधायक के बेटे पर टूट पड़ा था। उस घटना से संगीता के दिल में उत्पन्न हुई चिंगारी शेखर मल्होत्रा के जिस्म पर चढ़ा प्लास्टर उतरने तक मोहब्बत के रोशन चिराग में तब्दील हो गया था। करीब करीब ऐसा ही पुनः हुआ। डाक बंगले में घटी घटना ने किरण के हृदय में जो चिंगारी पैदा की थी, वह शेखर के स्वस्थ होते होते मोहब्बत की रोशन मीनार बन गई। बैरिस्टर विश्वनाथ सब समझ रहे थे। शुरू में तो थोड़ा अजीब लगा उन्हें, मगर फिर जब गहराई से सोचा था तो पाया कि बुराई क्या है। शेखर खूबसूरत है, युवा है, करोड़ों का व्यापार है उसका, बेटी सुखी रहेगी। सो गुलाब चंद की तरह नादानी नहीं दिखाई उन्होंने। किरण को किसी किस्म के विद्रोह का अवसर न दिया, बल्कि खुद आगे बढ़े। बेटी की इच्छा के अनुसार शादी कर दी उन्होंने। उस दिन भाव विह्वल होकर किरण अपने पापा से लिपट गई थी। रात के इस वक्त कहाँ जाने की तैयारी हो रही है पापा? जज साहब के पास जा रहे हैं, उनके साथ जेल जाएंगे। सुबह अक्षय को फांसी दी जानी है ना, हमें वहां मौजूद रहना होगा। सो सुबह का प्रोग्राम सेट करने जा रहे हैं। मगर हमारी बेटी ने कहाँ की तैयारी की है? किरण जवाब न दे सकी, लजा गई वह। बैरिस्टर विश्वनाथ ने किरण को ध्यान से देखा। झिलमिल करती सितारों टकी काली साड़ी में किरण का रंग कुछ यूं निखरा जा रहा था, मानो कमल के बहुत बड़े फूल के निचले हिस्से को रेशमी काले कपड़े से ढांप दिया था। बोले, शेखर से मिलने जा रही हो ना? जवाब आहिस्ता से गर्दन झुका कर दिया उसने। बैरिस्टर साहब गंभीर स्वर में बोले, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें किरण? जी? किरण ने अपना मुखड़ा ऊपर उठाया। बोलिए। शादी में केवल 10 दिन बाकी रह गए हैं और शादी तक अब तुम लोगों को मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। यह अनुभव की बात है बेटी। जिससे रोज मिलती हो उससे 10 दिन के विरह के बाद मिलोगी तो मिलन अलौकिक होगा। बस आज पापा, उसने बच्चों की तरह जिद की। आज के बाद फिर शादी के बाद। विश्वनाथ ठहाका लगा उठे। बोले, बड़ी शरारती हो गई हो तुम। आइए, बुंदू ने कहा। आइए मेम साहब। शेखर के बेडरूम में दाखिल होते ही किरण ने पूछा, तुम्हारे मालिक साहब नहीं आए अभी? फैक्ट्री से उनका फोन आया था मेम साहब। बुंदू जानता था कि 10 दिन बाद किरण उसकी मालकिन बनने वाली है। बता रहे थे आप आएंगी। आपको बैठा दूं, वे 8 बजे तक आ जाएंगे। 7:45 बजा रही रिस्ट वॉच पर नजर डालती वह टेप रिकॉर्डर की तरफ बढ़ गई। कॉफी चाय कुछ बनाऊं मेम साहब? नहीं। किरण कैसेट स्टैंड में लगी कैसेट को देखती हुई बोली। वह देखने का प्रयत्न कर रही थी कि 15 मिनट कौन सी कैसेट सुनकर गुजारे जाएं। अचानक उसकी नजर एक ऐसी कैसेट पर पड़ी जिसके बॉक्स पर ढेर सारी मिट्टी लगी हुई थी। बोली, अरे इस पर इतनी मिट्टी कहाँ से लग गई बुंदू? आज दिन में मुझे लॉन में मिली थी मेम साहब। जाने किस बेवकूफ ने लॉन में डाल दी और फिर मिट्टी के नीचे दब गई। एक पौधे को रोपने के लिए मैं क्यारी में खुरपा चला रहा था तो मिली। जरूर यह हरकत अतर जैन के परिवार के किसी आदमी की होगी। किसी चीज को संभाल कर नहीं रखते वे। उनके बाप का माल तो था नहीं। किरण मुस्कुरा दी। न कैसेट बॉक्स पर कुछ लिखा था न कैसेट पर। उसने वही कैसेट रिकॉर्डर में डाली और प्ले वाला स्विच ऑन कर दिया। बुंदू ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर इजाजत हो तो बेकरी वाले तक हो आऊं मेम साहब? क्यों? सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए डबल रोटी लानी है ना? निक्कू कहाँ गया? गांव गया है मेम साहब। चले जाओ। कहने के बाद वह सोफे की तरफ बढ़ गई। बुंदू चला गया। सोफे पर बैठकर किरण ने अभी पहली सांस ली थी कि इस तरह उछलकर खड़ी हो गई।
जैसे सोफा सोफा नहीं बल्कि दहकता हुआ तवा हो। दिल धक से रह गया, सांसें जहां की तहां रुक गई। टेप रिकॉर्डर से इंस्पेक्टर अक्षय की आवाज निकली थी। सुनो कमला, वह कह रहा था, इस कैसेट के जरिए मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और जो कहूँ उस पर अमल करना। जिसके पास यह कैसेट है वह इसे ठीक उस दिन तुम्हारे एड्रेस पर पोस्ट कर देगा जिस दिन मैं फांसी पर चढ़ाया जा चुका हूँगा, यानी मेरी मौत के दूसरे, तीसरे या ज्यादा से ज्यादा चौथे दिन कैसेट तुम्हें मिल जाएगी। किरण का दिमाग मानो कोमा में पहुंच गया था। टेप रिकॉर्डर कहे जा रहा था, तुम्हें याद होगा एक दिन मैंने तुमसे कुछ फॉर्मों पर साइन कराए थे। इंग्लिश के फॉर्म थे वे, और तुम इंग्लिश जानती नहीं हो, सो समझ न सकी कि काहे के फॉर्म हैं। तुमने पूछा भी था, मगर मैंने ये कहते हुए बात मजाक में उड़ा दी कि फिक्र मत करो, तलाक के फॉर्म नहीं है। वे फॉर्म स्विस बैंक के थे कमला, और तुम्हारे साइनों से स्विट्जरलैंड की राजधानी की मेन ब्रांच में तुम्हारा अकाउंट खुल गया था। उसमें तुम्हारे नाम 20 लाख रुपए जमा हैं। मेरी नन्ही सी स्वीटी और प्यारे से विशु को लेकर स्विट्जरलैंड चली जाना। मेरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, विशु को बड़ा आदमी बनाना, किसी काबिल लड़के से मेरी स्वीटी की शादी कर देना। और सुनो, इस कैसेट को किसी अन्य को सुनाने की कोशिश मत करना, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। मैं मर चुका हूँ, और लोग अगर हकीकत जान भी जाए तो मैं तुम्हें वापस न मिल सकूंगा। साथ ही तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि टेप कैसेट की कोर्ट में या कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। कानून यह मानता है कि इस दुनिया में किसी की आवाज की हूबहू नकल कर देने वाले अनेक कलाकार मौजूद हैं, और वे किसी भी आवाज में किसी भी कैसेट तैयार कर सकते हैं। अर्थात इस कैसेट के बूते पर मेरी मौत के बाद कोर्ट में कोई साबित नहीं कर सकता कि संगीता मर्डर केस का जो फैसला हुआ वह गलत हुआ था। जिसके पास कैसेट है वह जानता है कि कैसेट की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, इसलिए इसे तुम्हारे पास भेजने में नहीं हिचकेगा। मुझे कैंसर था कमला, अगर अब ना मरता तो साल 6 महीने बाद मर जाता। मेरी उस मौत के बाद तुम और मेरे बच्चे तबाह हो जाते। भीख मांगकर पेट भरने के अलावा शायद तुम्हारे पास कोई रास्ता ना बचता। मुझे एक ऑफर मिला, ऐसा ऑफर जिसमें मेरी जान की कीमत 20 लाख लगाई गई थी। कैंसर से मरता तो फ्री में मर जाता, तुम लोगों के लिए कुछ न कर पाता। फांसी से मरने पर 20 लाख मिल रहे थे, मरना निश्चित था। सो तुम्हारे और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 20 लाख छोड़ जाना न्याय संगत लगा। अच्छा, अब विदा कमला, तुम्हें मेरे बच्चों की कसम, यह कैसेट किसी अन्य को सुनाने की बेवकूफ़ी न करना। बस कट की हल्की सी आवाज के साथ टेप रिकॉर्डर ऑफ हो गया। हक्की बक्की अवस्था में खड़ी हो गई किरण। सारा मामला समझ में आते ही चेहरा पसीने पसीने हो गया, और उसके भीतर से कोई चीखा, भाग जा किरण, भाग जा यहाँ से। दुनिया का सबसे धूर्त, सबसे बड़ा मक्कार, सबसे बड़ा जालसाज और संगीता मर्डर केस का असली मुजरिम यहाँ पहुँचने वाला होगा। भाग बेवकूफ, भाग यहाँ से। और भागने के लिए वह दरवाजे की तरफ मुड़ी। नहीं नहीं, भयाक्रांत हुई वह हलक पाड़ कर चिल्ला उठी। वह दरवाजे पर खड़ा था। चेहरा किसी हिंसक जानवर के चेहरे सा लग रहा था। आंखें अंगारों सी, दोनों हाथ दाईं बाईं चौखट पर टिकाए दरवाजे के बीचों बीच किसी दैत्य की मानिंद खड़ा था वह। सुर्ख आंखें किरण पर स्थिर थी। जाहिर था कि वह किरण को टेप सुनते देख चुका है, वह जिसका रोया रोया गुस्से की ज्वाला में भभक रहा था। किरण का चेहरा पीला पड़ गया। अपनी मौत उसे साक्षात खड़ी नजर आ रही थी। पीछे हटी, खौफ की प्रकाष्ठा के कारण चीख पड़ी, नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। छोड़ भी कैसे सकता हूँ? आवाज इतनी भयानक थी जितनी इंसान के मुंह से हरगिज नहीं निकल सकती। हाँ, दरिंदे के मुंह से निकल सकती है। किरण के छक्के छूट गए। रोया रोया खड़ा हो गया। दैत्य ने चौखट से हाथ हटाए, मौत के फरिश्ते की तरह कमरे में आया, और फिर बेहद फुर्ती के साथ लपक कर दरवाजा बंद करके चटकनी चढ़ा दी। बुरी तरह आतंकित किरण लॉन में खुलने वाली खिड़की पर झपटी। अंदर से बंद अभी उसकी चटकनी ही गिरा पाई थी कि वन मानुष के से चौड़े पंजे ने पीछे से ब्लाउज पकड़कर ऐसा जोरदार झटका दिया कि एक लंबी चीख के साथ किरण बेड के नजदीक फर्श पर जा गिरी, ठीक वहां जहां संगीता की लाश मिली थी। ब्लाउज का टुकड़ा वनमानुष के पंजे में झूल रहा था। किरण जहां थी वहां पड़ी रह गई। भय ने जिस्म क्षीण कर दिया था, इतना ज्यादा
कि खड़ी होने तक की शक्ति न जुटा सकी। वहीं पर पड़ी, भयाक्रांत अंदाज में दहाड़ी जरूर, तो तुमने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए इतना चक्करदार चक्रव्यूह रचा। मैं बेवकूफ तुम्हारे चक्रव्यूह में फंसती चली गई और वह साबित करती चली गई जो तुम चाहते थे। तो तुम मुझे अपने चक्रव्यूह में फंसाने में शायद इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि संगीता तुम्हें बता चुकी थी कि अगर कोई मुजरिम किरण के सामने गिड़गिड़ाए, प्रभावशाली ढंग से कहे कि मैं बेगुनाह हूं, तो किरण पसीज जाती है, मुजरिम के फेवर में री इन्वेस्टिगेशन करने निकल पड़ती है। वह हंसा, दांत नरभक्षी जानवर की तरह चमके, मुंह से गुर्राहट निकली। अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए मुझे तुमसे बड़ी बेवकूफ और कहां मिल सकती थी, जो अपने बाप के बार बार समझाए जाने के बावजूद मेरे रंग में रंगी रही। वह खुर्राट बुढ़ा मेरी हर चाल समझ रहा था, हर कदम को एक्यूरेट भांप रहा था, मगर जिस ढंग से मैंने इंस्पेक्टर अक्षय को मुजरिम के रूप में प्लेट में सजाकर तुम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, उससे वह भी धोखा खा गया। कि क्या रधिया और चाकू विक्रेता की हत्या भी तुमने की थी? हत्या करने के लिए कलेजा चाहिए और इंस्पेक्टर में वह कलेजा नहीं था। सो रधिया और चाकू विक्रेता के बाद नकाब और चोगा सीने वाले टेलर को भी मैं नहीं मारा। टेलर को, जिसे मेरी योजना के मुताबिक तुम गिरधारी लाल की लाश समझी, वह टेलर की लाश थी। यानी दुनिया में गिरधारी लाल नाम का कोई आदमी न था, वह तुम ही थे। तुमने मुझे खुद किडनैप कर लिया और मैं बेवकूफ समझ न सकी। डाक बंगले में मुझे ही नहीं, जग्गा और चंदू तक को धोखा दिया गया। रथिया उस क्षण मर चुकी थी जिस क्षण तुम री इन्वेस्टिगेशन का आला विचार अपने जहन में संजोए घर से निकली। अक्षय से गुलाब चंद की लाश का ड्रामा रचवाकर मैंने तुम्हें रथिया की लाश तक पहुंचाया। संगीता की मां और शहजाद राय के फोटो रथिया के कमरे में मैंने रखे। तुम पर पहला हमला जानबूझकर ठीक उस वक्त कराया जब उस सड़क से रमन को गुजरना था। उद्देश्य था तुम्हें चक्रव्यूह में उलझाना, भटकाना और तुम्हारे दिमाग में वह बैठा देना कि सही रास्ते पर जा रही हो। तुम खुद को ब्रिलियंट समझ रही थी, मगर थी इतनी बेवकूफ मेरी जान कि हर स्पॉट पर हर क्षण तुमने वह किया जो मैं चाहता हूं। कि क्या इंस्पेक्टर अक्षय सुब्रत जैन का लड़का नहीं है? सुब्रत जैन, उसकी पत्नी और लड़का उसी दिन ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए थे जिस दिन उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ा। अक्षय को सुब्रत का लड़का बना पेश करने के लिए जरूरी था कि कमला भी उसे सुब्रत का ही लड़का समझे। सो ऐसा ड्रामा रचा गया कि एक पत्नी भी अपने पति को वह मान बैठी जो वह नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि खुद को बेगुनाह साबित करने का चक्रव्यूह तुम पहले ही रच चुके थे। मुझे उसमें फंसाने के लिए मेरे पास तब आए जब सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अब तुम समझी कि चक्रव्यूह मेरे नहीं, तुम्हारे चारों तरफ रचा गया था। मैं तो रचयिता था, मगर अब समझी तो क्या समझी, मेरा वह काम तुम पूरा कर चुकी हो जिसके लिए जरा सी चूक के कारण बेवकूफ चंदू को रिवॉल्वर की गोलियां तक सहनी पड़ी। उस वक्त भला मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता था बेबी? तुम न रहती तो वह दिन कैसे आता जिस दिन तुमने मुझे बेगुनाह साबित किया। दुख है तो सिर्फ ये कि मैं पत्नी के रूप में तुम्हें भोग न सका। मगर संगीता का मर्डर करने की तुम्हें जरूरत क्या थी? क्या तुम यह कहना चाहती हो बेबी कि मुझे उस वेश्या को सिर पर बैठाए रखना चाहिए था जिसे एक चुटकी स्मैक देकर अनगिनत विदेशी लड़के भोग चुके थे? ओह, तो तुमने संगीता की हत्या दौलत की खातिर नहीं की, बल्कि इसलिए की क्योंकि तुम उसके लंदन वाले चरित्र से वाकिफ हो गए थे। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि कोई भी मर्द अपनी उस बीवी का चुम्बन तक नहीं ले सकता जिसे स्मैक की तरंग में डूबकर एक दिन वह मुझे खुद बता बैठी थी। मैंने उसी दिन संगीता से पीछे छुड़ाने का फैसला कर लिया और पीछा छुड़ाने के दो तरीके थे, तलाक या संगीता का खात्मा। मुझे दूसरा तरीका चुनना पड़ा क्योंकि तलाक की अवस्था में मैं करोड़पति से फकीरपति बन जाता। और गुलाब चंद की हत्या क्यों की तुमने? बहुत जोर से दरिंदे की मानिद हंसा वह। हकीकत यह है बेवकूफ लड़की कि गुलाब चंद की हत्या न मैंने की न किसी अन्य ने। उसकी हत्या नशे ने की, नशे की जाति ने की। वह सचमुच एक दुर्घटना थी, केवल दुर्घटना। हत्या तो तुम्हारी नजरों में उसे मैंने साबित कर दिया। क्या मतलब? तुम्हारे साथ रहते रहते मैंने महसूस किया कि तुम गुलाब चंद की मौत को भी मर्डर मानने के लिए तैयार बैठी हो। अतः हिल एरिया में गया, खाई में पड़ी गाड़ी के ड्रम से शू निकाले और अक्षय को पकड़ा दिए। बस मेरी इतनी सी मेहनत के बाद
तुमने अपना ब्रिलियंट पना दिखाया तथा जो वास्तव में दुर्घटना थी उसे मर्डर साबित कर दिया। मगर इस कैसेट से तुम्हारे खिलाफ साबित तो कुछ नहीं किया जा सकता। जो रहस्य इसमें है उसे तब तक साबित किया जा सकता है जब तक कि इंस्पेक्टर जीवित। किरण ने एक पीतल का फूलदान पूरी ताकत से फेंक कर मारा, परंतु हल्के से झुककर वह खुद को बचा गया। तेवर विकराल हो उठे, गुर्राया, ओ तुम मुझे ही खत्म करने का इरादा बना बैठी। किरण उछलकर खड़ी अवश्य हो गई, परंतु टांग इस कदर कांप रही थी कि वह ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। मारे खौफ के चीख कर दरवाजे की तरफ भागी। चीता झपटा। वन मानुष के हाथों ने उसके बाल पकड़े और इतना जोरदार झटका दिया कि वह चीखती हुई पुनः फर्श पर जा गिरी। चेहरे पर वहशियाना भाव लिए वह किसी दैत्य की तरह किरण की तरफ बढ़ा। फर्श पर पड़ी किरण पीछे की तरफ रेंगती हुई भयभीत अंदाज में चीखी, नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम एक बेगुनाह के खून से हाथ नहीं रंग सकते। अफसोस की बात है बेबी, तुमने मुझे ठीक से नहीं पहचाना। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं 1000 बेगुनाहों का खून कर सकता हूँ। जरा सोच, रधिया, चाकू विक्रेता और टेलर को मैंने क्यों मार डाला? तो तुम नहीं नहीं, किरण चीखती रह गई। वन मानुष का सा हाथ उसके ब्लाउज के अगले हिस्से यानी वक्षस्थल वाले हिस्से को नोच ले गया। नहीं नहीं, उसका इरादा भांपकर खौफ की जाति के कारण किरण रो पड़ी। गिड़गिड़ा कर कह उठी वह, तुम मुझे मार डालो, मगर वह मत करो जो तुम चाहते हो। वह हंसा, मानो ड्रैकुला हंसा हो। बोला, तो तुम समझ गई कि मैं क्या चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बख्श दो। बुरी तरह किरण ने हाथ जोड़ लिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मुझे मार डालो, मगर छुओ मत। अरे वाह, वह हंसा। भला बिना छुए कोई किसी को कैसे मार सकता है? मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। जबरदस्ती वाले हालात बने हैं बंदूक की बेवकूफी से। मैंने सुरक्षित जगह समझकर कैसेट क्यारी में छुपा रखी थी। वह बेवकूफ उठाकर यहाँ ले आया। बचाव के लिए किरण को कोई रास्ता नजर न आ रहा था। वह चीखती रही, चिल्लाती रही। हाथ ब्रेजरी को नोचकर फेंकने ही वाला था कि खट की आवाज हुई। दोनों की तवज्जो लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की की तरफ गई। किसी ने बाहर से धक्का मारकर उसे खोल दिया था। धाएं 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 3 गोलियां एक साथ चली। एक ने उसका सिर फोड़ा, दूसरी ने दिल में शरण ली और तीसरी ने चेहरे का भूगोल बदल डाला। किसी जानवर से मिलती जुलती डकार जैसी चीख के साथ एक लाश बेडरूम के फर्श पर जा गिरी। हाथ में रिवॉल्वर लिए खिड़की की चौखट पर पैर रखकर बैरिस्टर विश्वनाथ कमरे में कूदे। रिवॉल्वर से धुएं की लकीर निकल रही थी। पापा! पागलों की मानिंद किरण दौड़ी और उनसे लिपट गई। फूट फूट कर रो रही थी वह। तभी खिड़की के माध्यम से जज साहब भी बेडरूम में आए। बुरी तरह रोती किरण ने पूछा, आप यहाँ कैसे पहुंच गए पापा? जोश में भरे लोग आत्महत्या का इरादा तो बना लेते हैं बेटी, मगर जब मौत झपटती है तो जिंदा रहने के लिए छटपटाने लगते हैं। सचमुच मौत इंसान को बुरी तरह डरा देती है, तोड़ कर रख देती है। मैं समझी नहीं। इस एहसास ने इंस्पेक्टर को तोड़ दिया कि सुबह उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हमें जज साहब और जेलर साहब को सारी हकीकत बता दी उसने। ओ पापा, ओह आप जीत गए, मैं हार गई। खुले दिल से कबूल करती हूँ कि बड़ी करारी शिकस्त खाई है मैंने, मगर एक बात आपको भी कबूल करनी पड़ेगी। क्या? वही जो शेखर मल्होत्रा कहा करता था, यानी कि सच्चाई सभी तर्कों, शहादतों, सबूतों और गवाहों से ऊपर होती है। वह कैसे? अब देखिए ना सच्चाई क्या थी और मैंने क्या साबित कर दिया। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मजेदार और रोमांचक उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।